नमस्कार साथियों, मैं चंद्र प्रकाश आप सभी का आपके खुद के YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 10th के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। ये जो मॉडल पेपर है हमारे क्लास 10 के एक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, उसका मॉडल पेपर है। ये जो मॉडल पेपर है वायरल मॉडल पेपर है और संपूर्ण हल के साथ में है। यदि आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं बड़े मन के साथ, शिद्दत के साथ, तो आपके 70 आउट ऑफ 70 दिलाने की है गारंटी। 100% हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम लेते हैं आपकी गारंटी 100%। क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है हमने और हमारी टीम ने जो हमारा एग्जाम है 29 फरवरी का, उसे मद्देनजर रखते हुए पिछले 3 सालों के जो प्रश्न पत्र थे उन्हें उठा करके देखा, उनसे चुनिंदा प्रश्नों को निकाला और आपके लिए जो प्रश्न पत्र तैयार किया है। और आपको बता दें, यह जो मॉडल पेपर है ना तो आपको YouTube पर अभी तक मिलेगा, ना ही आपको यह मॉडल पेपर गूगल पर मिलेगा कहीं भी। केवल यह मिलेगा आपको हमारे YouTube चैनल पर, क्योंकि आज 14 फरवरी है। आज आपको यह मॉडल पेपर शाम को प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे YouTube चैनल पर। और आपको बता दें, अगर आपको इस प्रश्न पत्र की PDF चाहिए, वो भी सॉल्यूशन के साथ में, तो आपको करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको बता दें, 2024 के जो पेपर है उसमें कई सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो बस करना क्या है, आपको इसी पेपर का आपको करना है तैयारी एकदम शिद्दत के साथ, मन के साथ। तो चलिए हमारे साथ कीजिए तैयारी एकदम जोश के साथ में। और आपको बता दें, अंतिम प्रहार जो है प्रचंड प्रहार होना चाहिए। और जो लास्ट है हमारा यूपी बोर्ड का, क्योंकि अगर आपने इस बार तैयारी नहीं की तो आपकी 1 साल खराब हो जाएगी अगर आप इस विषय में फेल हुए तो चलिए ले चलते हैं आपको सॉल्यूशन की तरफ। ज्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे हम। हाँ तो साथियों, हम आ चुके हैं अपने मॉडल प्रश्न पत्र की तरफ। यहाँ हम इस मॉडल प्रश्न पत्र का करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यह जो मॉडल पेपर है किस तरीके से इस बार यूपीएमएसपी ने डिजाइन किया है। ये जो मॉडल पेपर है हमें 3 घंटे मिलेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, और टोटल 70 नंबर का होता है पेपर। ये आपको जो जनरल इंफॉर्मेशन है पता है। पहले के 15 मिनट परीक्षार्थी को परीक्षा पत्र को पढ़ने के लिए होता है, यानी जो प्रश्न पत्र है हमारा, उसे पढ़ने के लिए पहले 15 मिनट अलॉट किए गए हैं। इसके बाद यह जो प्रश्न पत्र है दो विभागों में बांटा गया है, दो खंडों में बांटा गया है, जिसमें खंड आ और खंड बा है, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 20 अंक का पेपर होता है टोटल, और 20 प्रश्न होते हैं जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। और साथ ही यह जो पेपर है आपका 20 नंबर का, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो है ओएमआर सीट पर आपको करने होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे खंड के बारे में। और एक और जानकारी, ओएमआर सीट जो है आपको घर से नहीं ले जानी है, आपको परीक्षा हॉल में जो निरीक्षक होंगे वह प्रोवाइड करा देंगे। और जब आप ओएमआर सीट को रंगेंगे तो आपको वहां पर उन्हें कट और वाइटनर का यूज नहीं करना है, यानी कि ना तो आपको कोई गोले को रंग इरेज करना है, ना ही आपको काटना है, और ना ही आपको वाइटनर का यूज करना है। इसके बाद जो हमारा सेक्शन बी है, खंड बा है, ये टोटल 50 नंबर का होता है। इसमें वेरी शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग होते हैं। वेरी शॉर्ट टोटल 20 नंबर के होते हैं, शॉर्ट टोटल यहाँ पर 16 नंबर के होते हैं, ये हमारे 14 नंबर के होते हैं। और इसमें जो आपको 8 प्रश्न दिए होंगे, 4 करने होते हैं। इसमें जो है 10 प्रश्न दिए होते हैं टोटल, 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पर होता है, इसलिए 20 है। और ये 4 प्रश्न जो है करने हैं हमें, यहाँ पर 4 नंबर का एक प्रश्न होता है, इसलिए 16 नंबर के होते हैं ये। और ये 7 नंबर का, यानी कि यहाँ पर टोटल 4 लॉन्ग प्रश्न दिए होंगे, जिनमें से हमें 2 करने होते हैं। तो 2 करने होते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे तो ये हमारे 14 हो गए, यानी कि कितने हो गए टोटल नंबर, 70 नंबर हो रहे हैं। ये वाले 20 और है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टोटल 70 नंबर हो रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको थंबनेल में बताया था 70 आउट ऑफ 70 दिलाने की है गारंटी, अगर आपने इस वीडियो को बड़ी शिद्दत के साथ लास्ट तक वॉच किया तो दोस्तों, अभी हम करेंगे सॉल्यूशन प्रारंभ। यहाँ आपको हम सबसे पहले खंड आ, जो सेक्शन ए है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इन्हें सॉल्व कराएंगे। तो इनमें सबसे पहला जो प्रश्न है वह कह रहा है हमसे क्षरण अवरोधी फसल है, यानी इनमें से कोई एक फसल जो है क्षरण अवरोधी है, यानी कि एरोजन रेसिस्टेंट है। तो वह एरोजन रेसिस्टेंट क्रॉप कौन सी है वो हमें बतानी है।
ऑप्शन ए पर गेहूं है, बी पर मूंग है, सी पर धान है, डी पर मक्का है। दोस्तों ये गेहूं जो है हमारी सॉइल को कवर करके नहीं रखता है, मूंग हमारी सॉइल को कवर करके रखती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी मूंग ही होगा। और धान भी कवर करके नहीं रखता है, खुद ही वाटर होल्ड जो वाटर लॉगिंग कंडीशन है उसमें ग्रो होता है, ना ही मक्का। तो ये तीनों ऑप्शंस जो है यहाँ पर क्रॉस होते हैं, सही आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेकंड नंबर का प्रश्न। तो सेकंड नंबर के प्रश्न में कह रहा है यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, यानी नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है यूरिया के अंदर, ये बताना है हमें। तो ऑप्शन ए पर है 50%, ऑप्शन बी पर है 46%, ऑप्शन सी पर है 32% और ऑप्शन डी पर है 40%। लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा 46%। आपने यूरिया की बोरी जो आती है, कट्टे जो आते हैं, उन पर लिखा हुआ देखा होगा 46% नाइट्रोजन। तो ये तीन ऑप्शन यहाँ पर हमारे कैंसल आउट होते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट जो सॉरी लास्ट नहीं है, तीसरा प्रश्न है, नेक्स्ट है। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है, यानी वही नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत पाई जाती है डीएपी में, यानी कि डाई में हमारी में जो डीएपी होती है, डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है उसके अंदर। ए ऑप्शन 20%, बी ऑप्शन 14%, सी ऑप्शन 18% और डी ऑप्शन 32%। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा 18% होता है। 18% नाइट्रोजन पाई जाती है हमारे डीएपी के अंदर। ये तीन ऑप्शन यहाँ पर रिजेक्ट होते हैं। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, टमाटर का जो टमाटर होता है हमारा टमाटो होता है, इसका लाल रंग जो होता है रेड कलर किस तत्व की वजह से, किस तत्व की कमी से होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शंस की, कैप्साइसिन, सोलेनिन, लाइकोपीन, पेप्सिन। दोस्तों यह जो होता है कैप्साइसिन के कारण नहीं होता है, कैप्साइसिन जो हमारी है कैप्सिकम में होती है, जिसके कारण तीखापन होता है, मतलब तीखापन जो होता है, पंजीनेस आती है, वो हमारी मिर्च के अंदर आती है। सोलेनिन जो है ये हमारे जो आलू है उसमें होता है, लेकिन ये जो है लाइकोपीन, इसकी वजह से टमाटर का रेड कलर होता है, ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो जाता है हमारा टमाटर। पेप्सिन ये हमारे मतलब की चीज नहीं है, क्योंकि लाइकोपीन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तीनों ऑप्शन जो है ए बी डी कैंसल आउट होते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, अंगूर लता किस फसल की किस्म है। तो दोस्तों अंगूर लता किस फसल की किस्म है, इन चारों में से बतानी है हमें। ऑप्शन ए प्याज, बी टमाटर, सी आलू, डी अंगूर। तो दोस्तों प्याज, आलू, टमाटर ये तीनों की नहीं है, यह है अंगूर की किस्म। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसके बाद हमारा छठवें नंबर का जो प्रश्न है, सिक्स्थ नंबर का प्रश्न, वह है आम किस कुल का पौधा है। तो दोस्तों आम जो है हमारा किस कुल का पौधा है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए पर है लेग्यूमिनेजी, बी पर है कंपोजिटी, सी पर है एनाकार्डियेसी और डी पर है श्रेमिनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, क्योंकि एनाकार्डियेसी फैमिली से ही बिलोंग करता है हमारा मैंगो ट्री। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर कैंसल आउट होते हैं, ऑप्शन सी बचता है एकदम करेक्ट। इसके बाद हमारा सातवां प्रश्न है, गला घोटू रोग होता है पशु के पेट में, गले में, खुर तथा मुंह में, थनों में। भाई सिंपल सी बात है, गला घोटू है तो गले में ही तो होगा दोस्त, तो गले में होगा तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर कैंसल आउट होते हैं। ठीक, अब दोस्तों आपको बता दें, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे वह भी इस वीडियो को आकर के वॉच करें और अपनी प्रिपरेशन को एकदम दुरुस्त कर लें, एकदम हाई स्टेज पर ले जाएं। ठीक, इसके बाद हमारा आठवां प्रश्न है, आम्रपाली एक प्रजाति है। दोस्तों आम्रपाली जो है किसकी प्रजाति है, किस फसल की किस्म है, ये बताना है। अमरूद की, आम की, केला की, पपीते की। तो दोस्तों यह आम की एक किस्म है, आम्रपाली बड़ी ही अच्छी किस्म है, हाई रेटिंग है। तो ऑप्शन ये ए और सी और डी कैंसल आउट हो जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट है। ठीक, इसके बाद हमारा 9 नंबर का जो प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो दोस्तों ऑप्शंस दे रखे हैं 30%, 10%, 21%, 50%। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वह ऑप्शन सी रहेगा। तीनों ऑप्शन कैंसल आउट होते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। 21% पाई जाती है वायुमंडल में ऑक्सीजन। इसके बाद हमारा 10वें नंबर का प्रश्न है, थ्रेसर का उपयोग होता है। तो दोस्तों आपको बता दें थ्रेसर का उपयोग जो है किस समय होता है। थ्रेसर का उपयोग होता है हार्वेस्टिंग के बाद। तो हार्वेस्टिंग के बाद होता है तो भाई बुवाई के लिए तो होगा नहीं, ना सिंचाई के लिए होगा, ना कटाई के लिए होगा। कटाई के लिए हार्वेस्ट यूज होता है ना, और मड़ाई के लिए यूज होगा। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट है। इसके बाद हमारा 11वें नंबर का प्रश्न है, थाला विधि से सिंचाई किस फसलों में की जाती है, किस प्रकार के पेड़ों में की जाती है, बताना है हमें। गेहूं में, उड़द में, चने में, फलदार वृक्षों में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा फलदार जितने भी वृक्ष हैं, हमारे फ्रूट ट्रीज हैं, उनमें हम
थाला विधि से सिंचाई करते हैं। जैसे कि ये हमारा पौधा है कोई, तो इसके चारों ओर रिंग मेथड से जो सिंचाई करेंगे वह थाला विधि कहलाती है या रिंग मेथड कहलाता है अंग्रेजी में। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 12वें नंबर का प्रश्न, शारदा नहर किस नदी से निकलती है। ये जो शारदा नहर है हमारी, यह किस नदी से ओरिजिनेट है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए यमुना है, बी घाघरा है, सी गोमती है, डी गंगा है। तो इसका राइट आंसर जो है घाघरा नदी है। घाघरा नदी से हमारी शारदा नहर जो है ओरिजिनेट हुई है, जो शारदा कैनल है घाघरा नदी से आई हुई है। तो दोस्तों अब बात करेंगे 13वें नंबर के प्रश्न की, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी और देते हैं। हमने एक अंग्रेजी माध्यम में भी एग्रीकल्चर का पेपर सॉल्व करा दिया है अपने चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के उसे वॉच कर लेना है। अंग्रेजी माध्यम के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं जो अंग्रेजी माध्यम के हैं, तो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं जिनके फ्रेंड्स अंग्रेजी मीडियम में हैं, तो उनके साथ वीडियो को साझा कर दीजिए जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसे, जिससे वह उस वीडियो को देख करके अपनी प्रिपरेशन को हाई कर लें। अभी बात करेंगे 13वें नंबर के प्रश्न की। तो यहाँ कह रहा है हमसे पोटेशियम सल्फेट में पोटास कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो दोस्तों ऑप्शंस दे रखे हैं 40%, 50%, 64%, 70%। अब ऑप्शंस में आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट है। 64% जो है पोटास पोटेशियम के सल्फेट के अंदर पाई जाती है। इसके बाद हमारा 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अजैविक खाद कौन सा है। दोस्तों अजैविक खाद जो है हमारा, इनमें से कौन सा है जो हमारा सिंथेटिक है यानी ऑर्गेनिक नहीं है। कंपोस्ट, गोबर की खाद, हरी खाद, सोडियम नाइट्रेट। तो दोस्तों यही तो बचा, ये तीन तो हमारे ऑर्गेनिक है ना, जैविक खाद है, तो ये अजैविक है सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। तो साथियों अब बढ़ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है हमारा 15वें नंबर का है, डाई अमोनियम फास्फेट में नत्रजन की कितनी प्रतिशत पाई जाती है ये हमें बताना है। दोस्तों लगता है यह प्रश्न हमारा रिपीट हो चुका है, तो इसको भी देख लेते हैं। ए 18%, बी 20%, सी 14%, डी 32%। तो इसमें जो मात्रा पाई जाती है वह 18% पाई जाती है नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है डाई अमोनियम फास्फेट के अंतर्गत। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 16वें नंबर का प्रश्न है, स्केटियर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों स्केटियर जो है हमारा, इसका उपयोग हम लोग बुआई में तो कतई नहीं करते हैं, ना ही सिंचाई में करते हैं, ना ही चश्मा लगाने में करते हैं। हाँ, कटाई छटाई में हम इसका यूज करते हैं। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग में इसका यूज किया जाता है, किसका, स्केटियर का। इसके बाद हमारा 17वें नंबर का प्रश्न है, स्प्रे किया जाता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्प्रे किससे किया करोगे आप, डस्टर से तो करोगे नहीं, थ्रेशर से तो करोगे नहीं, ना ही कल्टीवेटर से करोगे, स्प्रेयर मशीन जो होती है उसके द्वारा ही तो करोगे। तो ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट है। इसके बाद 18वें नंबर का प्रश्न है, इसके बारे में देख लेते हैं कि गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, यह हमें पूछ रहा है इन ऑप्शंस में से। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है बिगना मुंगो उड़द का नाम है। ये जो का है किसका है, उड़द का है, तो इससे उड़द लिख देते हैं हम लोग। ये खजानस खजान अरहर का है, तो इसे अरहर लिख देते हैं। इसके बाद पाइजम सटाइवम मटर का है, लेकिन ये जो बचा हमारा टाइटगम एस्टिम, ये हमारे गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट है। इसके बाद हमारा 19वां प्रश्न है, रचना किस फसल की किस्म है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रचना जो है हमारी चने की किस्म नहीं है, मटर की किस्म नहीं है, ना ही जौ की है, यह हमारे केवल गेहूं की किस्म है। गेहूं की एक उन्नत किस्म है, अच्छी खासी किस्म है और हाई प्रोडक्शन देती है रचना किस्म जो है। इसके बाद हमारा 20वें नंबर का प्रश्न है और यह बहुविकल्पीय प्रश्नों का सबसे लास्ट प्रश्न है। यहाँ हम टोटल 20 नंबर का सॉल्यूशन कर लेंगे अभी। प्याज की खेती के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी मानी गई है, यह बताना है हमें। मटियार, दोमट, बलुई दोमट या ऊसर। तो दोस्तों आपको बता दें, बलुई दोमट मृदा जो है बड़ी ही अच्छी मानी गई है प्याज की खेती के लिए, सर्वोत्तम भूमि है ये। तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट है। साथियों हमने 20 आउट ऑफ 20 का यहाँ पर हमने अभी सॉल्यूशन कर लिया, यानी 20 नंबर्स हमारे एकदम पक्के हो गए। कहाँ पर, सेक्शन ए के अंतर्गत। यानी हमने यहाँ पर गोले रंग दिए किस पर, ओएमआर सीट पर हमारे 20 जो गोले थे वो हमने कलर कर दिए हैं। तो सेक्शन ए जो है इसका हमने कंप्लीट कर दिया है। 20 नंबर हमारे पक्के हो चुके हैं। जैसा कि साथियों अभी तक हमने पार्ट ए इसका कंप्लीट कर लिया है, जहां हमने 20 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व कर लिया है। लेकिन अब हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जहां सबसे पहला जो प्रश्न है वह है मृदा की परिभाषा लिखिए, यानी कि सॉइल की डेफिनेशन लिखनी है हमें यहाँ पर। तो दोस्तों देख लेते हैं मृदा की परिभाषा क्या है। तो मृदा की परिभाषा जो है
हम आपको बता देते हैं सिंपल शब्दों में। जो अपर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपरी सतह होती है हमारी पृथ्वी की, उसे हम मृदा कहते हैं। जहां हम पौधों को लगाते हैं और वह हमारे पौधों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, साथ ही उन्हें होल्ड करती है और उन्हें एक कैपेसिटी देती है जिससे वह टॉल मतलब अधिक ऊंचाई तक बढ़ते हैं। तो ये मृदा की एक परिभाषा हो जाती है सिंपल वाली। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिख रखा है। तो देख लेते हैं लिखा हुआ डेफिनेशन जो है क्या है। मृदा यानी कि सॉयल पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उथली परतों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। यानी मृदा जो है सॉयल है, उसे हम पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी या उथली परत जो है, अपर मोस्ट लेयर है, उसे हम मिट्टी कहते हैं, मृदा कहते हैं। जिसका निर्माण जो है मिट्टी से ठीक नीचे जो चट्टाने हैं उनके विघटन के कारण होता है। जो चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, उनका डिकम्पोजिशन होता है जिसके कारण हमारी सॉइल का निर्माण होता है। या उन पर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ में हमारे वनस्पति एवं जंतु आते हैं। इनकी जो डेड बॉडीज होती है, जब वो जम जाती है, गल जाती है, सड़ जाती है, तो मिट्टी का रूप ले लेती है। इस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। तो दोस्तों यह थी हमारी शॉर्ट सॉइल की डेफिनेशन। इसके बाद हमारा दूसरा जो प्रश्न है, आलू के बीज को उपचारित करने के लिए दो रसायनों के नाम लिखने हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया है, लेकिन आपको केवल दो रसायनों के नाम पूछ रहा है, उनके बारे में कुछ नहीं पूछा है। तो आप दो रसायन लिख दीजिए, एक जेब्रेलिक एसिड लिख दीजिए, एक मैनकोजेब घोल लिख दीजिए, या आप इसमें एक और डाल सकते हैं मरकरी का घोल, इसे भी लिख सकते हो अगर आपको आता है तो। अगर आप कुछ इस प्रकार से लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। टोटल 10 है संख्या में और 2 नंबर का है हर एक प्रश्न, इसलिए यहाँ पर टोटल हमारे 20 नंबर्स की बात हो रही है। तो यहाँ हमारे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप इस प्रकार से लिखोगे तो। तो देख लेते हैं जो जिब्रेलिक एसिड है हमारा, वह किस लिए काम आता है। तो एक समान अंकुरण के लिए हमें जो कंद होते हैं, आलू जो होते हैं, उन्हें 1 ग्राम जिब्रेलिक एसिड 10 लीटर पानी में घोलने के बाद 1 घंटे तक उपचारित करना है। फिर उसे छाया में सुखाना है। उसके बाद 10 दिनों के लिए हवादार अंधेरे कमरे में रख देना है। तो ये तो प्रोसीजर थी जिब्रेलिक एसिड के लिए। इसके बाद हम मैनकोजेब के लिए देख लेते हैं। जो कटे हुए हमारे कंद होते हैं, आलू होता है जो पीसेस में होता है, जो हम पीसेस में बोते हैं, तो उसे लेना है आपको 0.5% मैनकोजेब घोल में तैयार कर लेना है 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और उसमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, डुबाए रखना है। उसके बाद कंदों को आपको बाहर निकाल देना है, सुखा लेना है। इससे जो कंदों में सड़न जैसी संभावना है, प्रॉब्लम है, वह रुक जाती है। इसके बाद फसल को सड़न और ब्लैक स्कर्फ जो रोग है, इससे बचाने के लिए साबुत या कटे हुए कंदों को 6% मरकरी के घोल में 0.25% यानी कि 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उपचारित करते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी थी मरकरी घोल, मैंगोजेब घोल, जिब्रेलिक एसिड के बारे में। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, पपीते की 2 प्रजातियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप 2 प्रजातियों के लिख दीजिए। इनके बारे में अगर थोड़ी सी डिटेल दे देते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पूसा नन्ना है, एक रेड लेडी है। ये 2 बड़ी उन्नत किस्म है पपीते की, जिसमें आप पूसा नन्ना के बारे में जान लेते हैं। ये पूसा नन्ना जो है 1983 में विकसित की गई थी, और ये इसकी जो एवरेज प्रोडक्शन है, यील्ड है 25 से 30 किलोग्राम पपीते की है। यानी कि एक बार में जो फल देता है तो 25 से 30 किलोग्राम दे देता है ये। इसके फल का आकार ना तो ज्यादा छोटा है ना ही ज्यादा बड़ा है, एकदम मीडियम साइज का रहता है। और इसके पौधे की जो ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर की है लगभग। जड़ से जमीन से है ये जो लंबाई है, पौधे की ऊंचाई जो है जमीन की सतह से 30 सेंटीमीटर ऊपर होने पर इसमें इनमें फलन लगना शुरू हो जाता है। यानी कि यह एक ऐसी वैरायटी है जिसमें 30 सेंटीमीटर का पौधा हुआ आपका, तो उसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, फल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक। इसके बाद हमारा रेड लेडी है। रेड लेडी जो है एक संकर किस्म है, हाइब्रिड है। 2 किस्मों को क्रॉस कराकर बनाई गई है। और इसमें होता क्या है कि इसमें ही एक ही पेड़ पर नर और मादा दोनों फूल लगते हैं, यानी बायसेक्सुअल होती है। ये एक यूनिसेक्सुअल है, यह बायसेक्सुअल है। और इसकी अगर बात करें तो यह अच्छा फल प्राप्ति होता है इससे, यानी कि अधिक उत्पादन देती है। और लगाने के केवल 9 महीने बाद पौधों में फल लगने शुरू हो जाते हैं। अन्य किस्मों की तुलना में इस ये जो रेड लेडी जो किस्म है हमारी, रेड लेडी 786, इसे हम ज्यादा दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होती है। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, भूक्षरण के 2 कारक लिखिए। तो दोस्तों भूक्षरण के 2 कारक क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत सारे लिख रखे हैं, तो आप केवल 2 लिखिएगा, क्योंकि 2 नंबर में है, 2 नंबर चाहिए, क्योंकि टाइम भी बचाना है हमें दोस्तों। वृक्षों का अविवेकपूर्ण कटाव, यानी कि
कोई तरस नहीं आ रहा, बिना तरस के एकदम निर्मम हत्या की जा रही है वृक्षों की, पौधों की। तो यह मृदा जो भूक्षरण होता है, मृदा अपरदन होता है, इसके कारक हैं। इसके बाद हमारा वनस्पति फैलाव का घटना। दोस्तों देखो, पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो वनों का कटाव हो रहा है, यानी वनस्पतिक जो फैलाव है उसका घटना हो रहा है, उसे डिक्रीज किया जा रहा है। तो यह कारण है किस चीज का? मृदा अपरदन का। दोस्तों थर्ड पॉइंट जो है, इसमें वनों में आग लगने के कारण भी भूक्षरण होता है, सॉइल एरोजन होती है। भूमि को बंजर या खाली छोड़कर जलवायु दोनों से अपरदन होने के कारक ज्यादा हो जाते हैं। मृदा अपरदन को त्वरित करने वाली फसलों को उगाना नहीं चाहिए, यह भी एक कारक होते हैं। अगर आपने कोई ऐसी फसल लगाई है जो हमारी सॉइल को होल्ड करके नहीं रखती है, तो इसके कारण क्या होगा? जो सॉइल एरोजन है वो इंक्रीज होगी, ना कि डिक्रीज होगी, एनहेंस होगी ना। त्रुटिपूर्ण फसल चक्र का अपनाना, यानी कि कोई ऐसा फसल चक्र है हमें वो अपनाना चाहिए जिसमें त्रुटिपूर्ण हो, यानी कि कोई गलती ना हो, त्रुटि रहे। तो ये त्रुटि वाला है गुरु, यहाँ पे सॉरी हमने गलत बताया आपको थोड़ा। इसमें कोई त्रुटि है किसी फसल फसल चक्र में तो उसे हमें नहीं अपनाना चाहिए, त्रुटिपूर्ण अपनाना चाहिए जिसमें गलती ना हो। दोस्तों यह आपको केवल दो ही लिखने थे, आप देख लेना। अगर आपको शॉर्ट में आता है, 4 नंबर में आता है, तो ये सारे लिख देना है आपको, नहीं तो 2 नंबर में ही आएगा प्रश्न। तो आप देख लीजिए क्षेत्र को, जो ढलान वाले खेत होते हैं तो उनमें हमें सिंचाई ढलान वाली साइड में नहीं करनी चाहिए, उसमें फिर हमें क्यारियां डाल देनी चाहिए छोटी छोटी, जिससे हमारा पानी जो है, वाटर जो है, जगह जगह पर स्टोर हो जाए, मतलब बहकर एक तरफ ना आए। इसके बाद सिंचाई की त्रुटिपूर्ण जो विधियां हैं, बिना गलती किए हुए जो मेथड्स हैं उन्हें अपनाना चाहिए। आप इसमें स्प्रिंकलर यूज कर सकते हैं फ्लड इरीगेशन की जगह पर, क्योंकि फ्लड इरीगेशन में सारा पानी एक साइड में आ जाता है दोस्तों। आप यहाँ पर ड्रिप इरीगेशन का यूज कर सकते हो, आप यहाँ पर जो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरीगेशन दोनों का यूज कर सकते हो। अच्छा मेथड है इरीगेशन का इस प्रकार के क्षेत्रों में। इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है, सिंचाई की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों सिंचाई की डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं इरीगेशन के, वो हम बता देते हैं आपको। सतही इरीगेशन होती है एक, जिसमें हम सरफेस सरफेस पर सिंचाई करते हैं। इसके बाद एक स्प्रिंकलर होती है, एक ड्रिप वाली होती है, ट्रिकल सिंचाई होती है, या उपसतह सिंचाई होती है। तो दोस्तों यह पांचवें प्रश्न के बारे में। तो साथियों इसके बाद बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है 6वें नंबर का। यहाँ कह रहा है भू परिष्करण क्या है, कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो दोस्तों आपको बता दें, भू परिष्करण दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक एक द्वितीय। प्राथमिक हमारा फसल बोने से पहले का होता है, द्वितीय खड़ी फसल के बाद में जितने भी हैं, फसल बोने के बाद में जो एक्टिविटीज होती हैं, प्रैक्टिस होती है, वह सब हमारी सेकेंडरी टिलेज में आती हैं, द्वितीय भू परिष्करण में आती हैं। अभी बात करते हैं भू परिष्करण की डेफिनेशन के बारे में। तो दोस्तों भू परिष्करण की डेफिनेशन क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि जो हम फसल लगाएंगे उस भूमि को तैयार करने के लिए जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं, जो भी हम जुताई कर रहे हैं, डेलों को तोड़ रहे हैं, मिट्टी को भुरभुरी कर रहे हैं, पाटा लगा रहे हैं, वो सब क्या है? भू परिष्करण की एक्टिविटीज हैं। और हम इनके जरिए एक भौतिक परिस्थिति, मतलब अपनी फसल को लगाने के लिए एक भौतिक परिस्थिति जो है उसके अनुकूल पैदा करते हैं अपने खेत में। तो यह क्या है? भू परिष्करण की डेफिनेशन है। आपको यह पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन। तो साथियों अब बात करेंगे इसके उद्देश्यों के बारे में। तो अभी हमने डेफिनेशन देखी, अभी इसके उद्देश्य देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो बता देते हैं आपको। जो हमारे खेत होता है उसमें डेले पड़ जाते हैं दोस्तों, उन डेलों को तोड़ करके मिट्टी को भुरभुरा बनाना क्या है, इसका पहला उद्देश्य हो गया। इसके बाद दूसरा उद्देश्य यह है कि हमारी जो सॉइल होती है, मृदा होती है, उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ड्रेनेज जो ड्रेनेज होता है, उसका ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसे यह इनहेंस करती है, अच्छा करती है। जो वाटर ड्रेनेज होता है ना सिस्टम, उसे बहुत अच्छा कर देती है और मिट्टी को भुरभुरा कर देती है, जिसके कारण होता क्या है कि हमारे प्लांट्स हैं वो कम जर्मिनेशन एनर्जी पर भी ग्रो हो जाते हैं और उगकर आ जाते हैं। तो यह क्या थे? इसके दो उद्देश्य थे, मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हम बात करेंगे डाई अमोनियम फास्फेट, या जो है हमारा डीएपी जो है हमारा, उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें, डीएपी की 46% मात्रा इसमें पाई। इसके बाद इसमें जो नाइट्रोजन है हमारी, इसकी 18% मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों यह प्रश्न भी आपका यहाँ पर कवर हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे 8वें प्रश्न की। तो साथियों अभी हम बात करेंगे 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न जो है इसमें हमसे पूछा है कि जो फलदार वृक्ष होते हैं उनकी कटाई छटाई से क्या अभिप्राय है, और इसके लाभ भी हमें बताने हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, जो हमारे फलदार वृक्ष होते हैं उनके लिए कटाई छटाई करना बहुत जरूरी है। अगर हम उनकी कटाई छटाई नहीं करेंगे तो वो जंगली पौधों की तरह बढ़ने लगते हैं और उन पर कोई फल नहीं आता फिर।
इसीलिए हमें उन पौधों की कटाई छटाई करनी चाहिए, क्योंकि उन पर कोई डेड पार्ट है यानी सूखी हुई लकड़ी है, उसे वहां से काट करके हटाना है हमें। सूखी हुई डालियां हैं उन्हें हटाना है, या फिर हमारे जो प्लांट है उसकी कैनोपी थोड़ी अच्छी नहीं है, यानी पूरे पेड़ पर धूप नहीं आ पाती, तो उसे कैनोपी प्रोवाइड करना होता है, उसे सेप देना होता है कटाई छटाई के माध्यम से। तो यह उसके डेफिनेशन होती है, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं है दोस्तों, क्योंकि 2 नंबर में है। आपसे पूछा क्या है, एक डेफिनेशन एक लाभ, तो एक डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन पूछी 1 नंबर में और लाभ पूछा है 1 नंबर में, तो आप इसमें से ये डेफिनेशन लिख दीजिए, या आप इनमें से कोई, इसके बाद आपको इनमें से कोई दो वो लिख देने हैं, क्या लाभ, उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है कटाई छटाई का, प्रूनिंग का, ट्रेनिंग का, जो भी है पर्पज क्या है। तो दोस्तों वही पौधों में कटाई छटाई जो है, सूर्य के प्रकाश को पौधों की जड़ों तक पहुंचाने के लिए स्थान बनाया जाता है, यानी वही मैंने आपको बताया था पहले ही, अगर हमारा प्लांट है उसकी कैनोपी ज्यादा घनी है, सघन छाया वाला वृक्ष है, तो उसकी कैनोपी में थोड़ा सा हम छेड़छाड़ करते हैं, यानी कि उसको उसकी कुछ पत्तियों को हटाएंगे, कुछ डालियों को काटेंगे, जिससे वहां पर धूप आसानी से एंटर करे। और इससे होता क्या है कि बच्चों की जो डालें होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि भाई देखो, जो पतली डालियां हैं उन्हें हटा दीजिए, जो ज्यादा सबसे मतलब मोटी डालियां जो है उनके पास न्यूट्रिशन जाएगा, तो वह ज्यादा जो है दुरुस्त रहेंगी, मजबूत रहेंगी, और इसके थ्रू हम पौधों को सुंदर भी बनाते हैं। वही भाई कैनोपी प्रोवाइड करते हैं, मतलब शेप एंड साइज में अच्छा दे देते हैं, यानी कोई पेड़ हमारा ऐसे ऐसे है तो उसे शेप प्रोवाइड करेंगे तो वह ऐसे हो जाएगा, तो अच्छा दिखेगा ना, तो ये सुंदर बनाना होता है उसका मतलब। नए फलों के लिए नई शाखाओं को उत्पन्न कराना होता है। अब देखो कोई प्लांट है, उस पर कुछ लकड़ियां लगी हुई हैं, जो ब्रांचेस हैं, उन्हें आप काट दोगे तो यहाँ से नई जो है उगकर आएंगी, शाखाएं जो है नई शाखाएं उगकर आएंगी, तो उन पर अच्छे फल लगेंगे, नए फल लगेंगे। तो ये मैटर होता है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग या कटाई छटाई का। पौधों में हवा एवं प्रकाश के लिए रास्ता बनाना होता है, यानी कि पौधे की कैनोपी ज्यादा सघन है, तो भाई उसमें हम थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देंगे तो एयर इजीली पास आउट हो जाएगी, और धूप उसे आसानी अच्छी मिलेगी। और पौधों में छिड़काव के लिए सुगमता, यानी कि अगर हम कोई स्प्रे वगैरह कर रहे हैं दवाई का, तो उसमें आसानी से हम उसे स्प्रे कर पाएंगे। फलों की तोड़ाई में भी सुगमता मिल जाएगी, हमें आसानी से फल तोड़ पाएंगे, क्योंकि इजीली हमें शो हो जाएंगे, यह फल यहाँ लगा हुआ है, यह फल यहाँ लगा हुआ है। अगर कोई सघन प्लांट, सघन पौधा है, ज्यादा घना हुआ है, घना है उस पर कैनोपी, तो भाई उसमें पत्तियों में जो फल है वो छिप जाएंगे, तो हमें दिखेंगे ही नहीं ना, तोड़ कहाँ से पाएंगे हम। रोग और कीटों से भी रोकथाम हो जाती है भाई इससे। फल के जो उत्पादन है, पौधों में फल उत्पादन है वह भी बढ़ता है। घनी कलियां या छोटे फलों का बर्गीकरण हो जाता है। तो यह मैटर जो था, पर्पज था इसका, मतलब जो हमारी कटाई छटाई है उसका लाभ या पर्पज जो भी है, यह है उद्देश्य हमारे क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। यह उद्देश्य है सारे के सारे, यह डेफिनेशन है, यह उद्देश्य है। दोस्तों यह जो प्रश्न है 4 नंबर के हिसाब से है, लेकिन आपको 2 नंबर के लिए भी यह लिखना होगा ऐसे ही। 2 नंबर में आप इनके कोई 4 पर्पज लिख दीजिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं करना है हमें, समय भी बचाना है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। अभी हम बात करेंगे खुरपका तथा मुंहपका रोग के लक्षणों के बारे में। यह प्रश्न संख्या 9वां है हमारा। दोस्तों आपको बता दें, जो खुरपका मुंहपका या एफएमडी बोलते हैं, एक विषाणु जनित बीमारी है जो कि फटे खुर वाले पशुओं में होती है, यानी कि क्लोवन फुटेड जो एनिमल है उन्हें ग्रसित करती है। इसकी चपेट में सामान्यतः गो जाति या भैंस जाति, भेड़, बकरी, सूअर की जाति के पशु आते हैं। यह छूत की बीमारी, यानी कि यह एक से दूसरे में जाने वाली बीमारी है। इसीलिए जब भी हमारे एक पशु को एफएमडी हो जाए, उसका झूठा पानी, उसका झूठा खाना दूसरे पशु को नहीं खिलाना चाहिए। उस हालांकि उसका जो रहने का जगह है वह भी हमें चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि जगह से भी यह फैलती है। तो आपको यह बातें ध्यान देनी होंगी। खुरपका मुंहपका रोग की अगर आपको निवारण करना है, आपको कंट्रोल करना है, तो इसके रोग के लक्षण क्या है? मुंह से अत्यधिक लार आती है, और मुंह तथा तलवों जो खुर है उनके उन पर घाव हो जाते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा पीड़ा देखने को मिलती है पशुओं में। पशु चल नहीं पाते, कुछ खा नहीं पाते, तो उनकी बॉडी वेट लूज हो जाता है। भाई कुछ खाएंगे नहीं, चल नहीं पाएंगे, एक जगह रहेंगे, तो खराब हो जाता है ना पशु फिर तो। और जीभ से जो थूथन पर जो छाल होती है वो भी बाहर की तरफ मतलब निकलने लगती है, जमी हुई नहीं रहती है, खुरदरी हो जाती है वह, उनमें घाव हो जाते हैं ना, इसलिए। इसके बाद खुरों के बीच में भी घाव हो जाते हैं, मैंने आपको बता दिया, इससे पशु लगड़ा कर चलते हैं, चलना ही बंद कर देते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको खुरपका मुंहपका के बारे में प्रोवाइड की गई है। यह आपको पूरी लिखनी है, जिससे आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। आप इनमें से कोई दो जो लक्षण है लिख दीजिएगा। वैसे यहाँ पर लक्षण ही पूछे थे, आप इन लक्षणों को ही लिखिएगा, डेफिनेशन अगर आती है तो अच्छी बात है, लिख दीजिए, अच्छे नंबर मिल जाएंगे भाई। इसके बाद 10वां प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के स्रोतों के नाम लिखिए।
तो दोस्तों आपको बता दें यूपी में जो सिंचाई की जाती है नलकूप, नहर, तालाब, झील, पोखर, कुआं या ट्यूबवेल आदि के थ्रू करते हैं। तो यह जो मेथड है, साधन है, सोर्सेस हैं सिंचाई के हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इरिगेशन के लिए। इसके बाद हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ही बारी है इसमें अभी। इससे पहले हम आपको बता दें टोटल 10 प्रश्न थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के, हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं यानी, और हर एक प्रश्न 2 नंबर का था। हालांकि यहाँ पर जो टोटल नंबर है हमारे 20 नंबर पक्के हो चुके हैं। 20 हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में हुए थे यानी बहु विकल्प के प्रश्नों में हुए थे। इसके बाद 20 हमारे यहाँ हो गए, टोटल 40 नंबर का मामला हमने सेट कर लिया है यहाँ तक। इसके बाद हमारे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं टोटल 8 हैं, जिनमें से हमें कोई 4 करने हैं। तो इनमें से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं, जो हमें आते हैं उनके दीजिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पूरे के पूरे 8 प्रश्न के उत्तर बताऊंगा। ये 8 प्रश्न जो हैं प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है, जिसमें से हमें 4 ही करने हैं, तो 16 नंबर के हैं भाई से। 16 नंबर का मामला यहाँ पर हमें सेट करना होगा अभी फिलहाल, तो इतना ही करना है हमें। सबसे पहला प्रश्न है थाला विधि से सिंचाई के महत्व समझाइए। थाला विधि से सिंचाई के महत्व क्या है वो आपको बता देते हैं। पानी की बचत होती है, इजीली पौधों की जड़ों में पानी पहुंच जाता है, पौधे से दूर नहीं जाता है पानी। और इस प्रकार से जो पानी देते हैं हम थाला विधि से, वह बहुवर्षीय फल के पौधों में देते हैं, या एग्रो फॉरेस्ट्री में जो भी हम क्रॉप ग्रो करते हैं उनमें हम इस प्रकार से सिंचाई करते हैं। किस प्रकार से? थाला विधि से सिंचाई करते हैं, यानी रिंग मेथड से सिंचाई करते हैं। आमतौर पर यह थाले गोल भी होते हैं, कभी कभी चौकोर भी होते हैं, यानी कि आपको गोल देखने को मिलेंगे या फिर आपको चौकोर देखने को मिलेंगे। अब आपको बता देते हैं कैसा दिखता है थाला विधि का सिस्टम। तो दोस्तों यह एक डायग्राम हमने छोटा सा आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा रखा है। ये प्लांट है हमारा कोई, और इसके चारों ओर आप देख सकते हैं रिंग बनी हुई है, इसी को हम थाला बोलते हैं। ठीक। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है आलू की खुदाई करते समय किन किन बातों का ध्यान देना है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं आलू की खुदाई करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। यहाँ सबसे पहले ध्यान देना है कि हम जो आलू खोदेंगे तो हमारे जो आलू के पेड़ है उनकी पत्तियां जो है पीली या भूरी पड़ जानी चाहिए। अधिकांश पत्तियां जो है हमारी एकदम जो पीली पड़ जानी चाहिए, हरी नहीं रहनी चाहिए, और जमीन पर गिर जानी चाहिए, यानी सूख करके आसानी से गिर जानी चाहिए। जिससे होता क्या है कि हमारा जो प्लांट है वो उसकी जो उसे न्यूट्रिशन मिलना खत्म हो जाता है ना। जब प्लांट के ऊपर का भाग सूखेगा तो उसे भोजन मिलना खत्म हो जाएगा। तो उसके ऊपर जो आलू कंद है हमारा जमीन के अंदर, उसके ऊपर एक परमानेंट लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, स्किन बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण जब हम उन्हें खोदेंगे तो छिलते नहीं है। नहीं तो कच्चा आलू जब खोदोगे तो छिलता बहुत है भाई, क्योंकि उनकी जो स्किन है, छाल है, वो बहुत कच्ची होती है ना उस समय। अब आपको खुदाई के समय करना क्या है, आपको उसमें उचित नमी रहने देनी है, यानी कि ज्यादा आपको गीला नहीं करना है, ज्यादा आपको सुखाना नहीं है, उचित नमी रखनी है, जिससे इजीली आप जो झोरा होता है उसे खोद पाएंगे। अब आपको ये आलू खोदने के लिए ट्रैक्टर का यूज कर सकते हो, खुरपी का यूज कर सकते हो, कुदाल का यूज कर सकते हो। ठीक। इसके बाद आपको हम बता दें जब आप आलू खोद लोगे तो उन्हें आपको एक जगह इकट्ठे कर लेना है, छाया में इकट्ठे करना है। उसके बाद आपको उनमें से कटे हुए क्षतिग्रस्त जो भी आलू है, कंद है, उन्हें हटाना है और एक जगह पर आपको स्टोर कर देना है 10 से 15 दिनों के लिए। अगर आपके पास उसी समय बारदाना वगैरह है, बोरियां वगैरह है, तो आप उसी समय भर करके कोल्ड स्टोरेज में भेज सकते हो। नहीं तो आप इजीली मार्केट में भेज सकते हो और अपने जो आलू है उनका अच्छा दाम प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, जिनमें कहता है लौकी की 4 उन्नत किस्मों के नाम लिखिए या 4 प्रजातियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों इसमें अर्का नूतन है, अर्का श्रेयस है, पूसा संतुष्टि है, पूसा संदेश है, अर्का गंगा है, अर्का बहार है, पूसा नवीन है, सम्राट है, और काशी बहार है, काशी कुंडल है, काशी कीर्ति है एवं काशी गंगा है। तो दोस्तों यह लौकी की उन्नत किस्म है। इसके बाद हमारा चौथे नंबर का प्रश्न है फसल में सिंचाई के बारे में, सॉरी फसल में सिंचाई हम करते हैं, इरिगेशन करते हैं, इनके बेनिफिट्स के बारे में हमें बताना है, लाभ क्या है। दोस्तों लाभ हम आपको बता देते हैं क्या है। सिंचाई मिट्टी या जमीन के लिए पानी का एक बेहतरीन अनुप्रयोग है। यह कृषि फसलों, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अच्छी तरह से नमी को कायम रखने में मृदा और वनस्पति की मदद करता है। इसके अलावा सिंचाई कृषि के उत्पादन में मदद करती है और शीतकाल में पाला के खिलाफ जो है, पाला पड़ता है, सर्दी लग जाती है हमारे आलू को, तो उसके खिलाफ भी रक्षा करती है। कोई भी फसल हो, आलू और टमाटर को सर्दी लगने के चांसेस जो रहते हैं, तो आप उसमें इरिगेशन कर दीजिए। जिससे क्या होता है, गर्मी बरकरार बनी रहती है पानी की वजह से खेत के अंदर, तो उसमें पाला पड़ने के चांसेस जो है डाउन हो जाते हैं। ठीक। अभी आपको बता दें सिंपल भाषा में कि इरिगेशन के लाभ क्या हैं। इरिगेशन के लाभ यह हैं कि हमारा पौधा इजीली अच्छी तरीके से ग्रो होगा, और
अगर हमने कोई ऐसी फसल बोई है जो कंद वाली है भाई, कंद वाली, जैसे कि उसमें नीचे जमीन के अंदर चीजें बनती हैं, जैसे कि शकरकंद है, आलू है, या आपकी मूंगफली है, तो आपको इरिगेशन बहुत ध्यान से देनी होगी, क्योंकि भाई झोरा जब मतलब एकदम मुलायम रहेगा तो कंद जो है, आलू या कोई भी है फल जो है नीचे बनेगा, वह फूलेगा, मोटा होगा। अगर आप उसमें इरिगेशन टाइम टू टाइम नहीं देंगे, सुखा देंगे, तो भाई मिट्टी बहुत ठोस हो जाएगी, वह जो नीचे फल बन रहा है, मूंगफली बन रही है, आलू बन रहा है, वो फूल नहीं पाएगा, तो छोटे छोटे रह जाएंगे। इसलिए जो इरिगेशन है बहुत जरूरी है। और पौधों में भोजन बनाने के लिए भी पानी की बहुत जरूरत होती है। और आपको बता दें, अगर हम इरिगेशन नहीं देंगे तो भाई पेड़ जो है, पौधे जो है सूख जाएंगे, तो यह भी बहुत जरूरी है। इसके बाद भू संरक्षण यानी कि सॉइल कंजर्वेशन के कोई दो उपाय लिखने हैं, किस तरीके से हम कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसे करने के लिए हमें पहले तो जो हमारा वन कटाव हो रहा है उसे रोकना होगा, और हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगे, ऐसे पौधे लगाने होंगे जिनकी डीप रूट्स जाती हो, सॉइल के ज्यादा अंदर जाती हो, जिससे वो आसानी से होल्ड कर पाए, सॉइल को बहने ना दें, जिससे सॉइल कंजर्व रहेगी। और हमें माइनिंग जैसी एक्टिविटीज है वो रोकनी पड़ेंगी। माइनिंग आप समझ गए होंगे, खदाने वाली जो है एक्टिविटीज है वह रोकनी पड़ेंगी। तो आपको मैंने शॉर्ट में बता दिए, दो चार जो पॉइंट थे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिख कर क्या रखा था, वो देख लेते हैं। भूमि तथा इनके उत्पादों के निक्षेपण को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए उचित भू संरक्षण पद्धतियों तथा इंजीनियर ढांचों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, इसके बाद खेतों में खूंटी तथा डूठ बांध छोड़ना चाहिए, यानी कि कोई फसल है हमारी, उसके काटने के बाद जो हिस्सा बचा हुआ है उसे छोड़ना चाहिए, रूट स्ट्रॉ बोलते हैं, उसे छोड़ना चाहिए। अगर हम डायरेक्टली उसे जड़ में से खोदेंगे तो भाई हवा चलेगी, तो हवा के जरिए भी तो सॉइल इधर उधर भगेगी, एरोजन होगा। लेकिन हमें करनी है संरक्षण, तो कहने का तात्पर्य यह है, जो रूट होंगी वह होल्ड करके रखेंगी जब तक। जैसे कि बाजरा हम काटते हैं तो जड़ से तो खोदते नहीं है भाई, उसके ऊपर से काटते हैं, डूंड जो होते हैं, ठूंठ जो रहते हैं वो रह जाते हैं, तो वही है ठूंठ छोड़ना। ठीक, मृदा पर वनस्पतियां, घास के सघन आवरण को चढ़ाना, यानी ऐसी जो क्रॉप्स है हमारी वो लगानी है हमें, जो सघन होती हैं, घनी होती हैं, जिससे जो हमारी सॉइल एकदम कवर रहती है। इसके बाद मृदा की नमी को सुरक्षा एवं हानियों को रोकने के लिए जुताई गुड़ाई का विकसित ढंग, मल्च तथा फसलोत्पादन की विकसित पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, यह तो जानकारी थी भू संरक्षण की थी। इसके बाद यह आप पॉइंट्स देख सकते हैं, हमने कई सारे लिख रखे हैं, तो आप इनमें से जो भी आपके मतलब का हो याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अभी जा करके ज्वाइन हो जाइए, आपको वहां मिल जाएगी। और क्लासेस से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमसे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है हमारा, वहां पर जुड़ जाइए। वहां पर हम आपको क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, स्टोरीज के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से। अब यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स जो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, याद नहीं हो पाएंगे। सिंचाई व जल निकास का उचित प्रबंधन हो जाता है, कृषि योग्य भूमि तक सिंचाई की सुविधा का विस्तार हो जाता है, और मृदा में उत्पादकता जो है बढ़ाने के लिए जैव द्रव्य, खाद, उर्वरक, चूना आदि का उचित उपयोग करना चाहिए हमें। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे पॉइंट्स थे, लेकिन आपको केवल 4 नंबर का है तो आप 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 लिख दीजिए, ज्यादा कम नहीं करने हैं, 5 या 6 ही लिखने हैं आपको। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो है 6वां नंबर का प्रश्न है। यहाँ हमें आम की 4 प्रजातियों के नाम लिखने हैं। 6वें नंबर के प्रश्न में आम की कुछ उन्नत किस्मों के नाम हमसे पूछे गए हैं, तो हम आपको बता देते हैं। अल्फांजो, लंगड़ा, दशहरी, चौसा, फजली, बम्बई ग्रीन और बैगनपल्ली, हिमसागर, केसर, किशनभोग, मलगोवा, नीलम, स्वर्ण, तोतापुरी, जर्दालू, बनराज, रेखा, ये सारी क्या है, आम की उन्नत किस्म है। इसके बाद 7वां प्रश्न है गाय के अयन का निम्नांकित चित्र बनाना है। तो दोस्तों, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, किस तरीके से बनाया जाता है। आप कम से कम 10-12 बार इसे बनाकर अपनी रफ कॉपी पर देखिएगा, आपको इजीली आ जाना चाहिए। और लेबलिंग भी आपको देखनी है, कोई बढ़िया सी अपनी बुक से पिक्चर लीजिए, उसकी तैयारी आप जरूर कीजिए उसे बनाने की। हमने यहाँ पर नॉर्मली एक दिखाने के लिए पिक्चर लगा रखी है कि अयन जो है गाय का कुछ इस प्रकार से होते हैं, तो आपको मैंने थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी दे दी। इसके बाद हमारा 8वां प्रश्न है भूकंप से कौन कौन सी हानि होती है। तो दोस्तों, भूकंप से होने वाली हानि क्या है वो आपको बता देते हैं। भूकंप से जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है खेत के अंदर, वो डैमेज हो जाता है, क्रॉप्स डैमेज हो जाती है कभी कभी। जैसे कि हमारी कोई खड़ी क्रॉप है, अब उसमें जो इरिगेशन सिस्टम था उससे जो ग्रसित हुई, मतलब एग्रीकल्चर जो सिस्टम था वह टूटा, तो उसके कारण यह ग्रसित हुई, तो यह इन पर कोई जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा, हमारी जो फसल है उस पर इफेक्ट देखने को मिलेगा ना। अगर हमारा जो ट्यूबवेल के थ्रू हम सिंचाई करते हैं, लट्ठे वगैरह है या खंभा जो बोलते हैं बिजली का, वो वाला है, तो वो टूट गया बाय द वे भूकंप से,
तो लाइट नहीं आ पाएगी ट्यूबवेल तक लाइट नहीं आ पाएगी तो इरिगेशन जो सिस्टम वो रुकेगा। तो कई सारे कारण हैं भूकंप से जो होते हैं, हमारी फसलों को हानि पहुंचाते हैं। आपको पता तो होगा भूकंप आता क्यों है? भूकंप आता है ज्वालामुखी के फटने से या टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है हमारी सॉइल के अंदर, सॉरी अर्थ के अंदर, उनके टकराने से या किसी नाभिकीय परीक्षण के कारण भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर बचे हुए हैं। यहाँ पर हमने 8 प्रश्न आपको बताए हैं, जिनमें से हमें कोई 4 करने थे। 4 नंबर के एक प्रश्न था यहाँ पर। टोटल 16 नंबर की तैयारी हम ऊपर कर चुके हैं अभी तक। अभी हमारे 14 नंबर की तैयारी यहाँ पर बची हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल 7 नंबर का एक प्रश्न होता है। टोटल 4 प्रश्न दिए हैं, जिनमें से 2 प्रश्न करने हैं। ठीक, सबसे पहला प्रश्न जो है वो हम देख लेते हैं कि आम की खेती क्या वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करना है हमें। कृषि की भूमि, मतलब जो भूमि है उसकी तैयारी के आधार पर, नर्सरी की विधि के आधार पर, 2 उन्नतशील प्रजातियां बतानी है, खाद तथा उर्वरक बताना है, कितने प्रति हेक्टेयर लगता है, उपज बतानी है। तो आम की खेती के लिए हेडिंग्स दे रखी है, इन्हीं हेडिंग्स के थ्रू हमें यह डिफाइन करना है। तो इसके आंसर को अभी हम देख लेते हैं। तो साथियों अभी हम देख लेते हैं कि हेडिंग्स में सबसे पहले हमें कौन सी हेडिंग दे रखी थी। भूमि की तैयारी दे रखी थी, लेकिन मैं आपको पूरी पूरी कल्टीवेशन बताऊंगा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको पूरी कल्टीवेशन बताऊंगा, जिसमें आपको अपनी हेडिंग्स जो है छांट लेनी है, जिनके अनुसार आपको तैयारी करनी है, उन पर टिक लगा करके आपको उनकी प्रिपरेशन करनी है। और आपको यह पीडीएफ मैंने पहले ही बता दिया है, टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत है नहीं। इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको वहां प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं भूमि एवं जलवायु की। तो इसे, ये जो आम का पौधा है, एक उष्ण तथा समशीतोष्ण प्रकार का है। इसे इस प्रकार की जलवायु चाहिए होती है। आम की खेती समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई तक सफलतापूर्वक की जा सकती है, और इसे कल्टीवेट करने के लिए 23.8 से लेकर 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। आम की खेती प्रत्येक किस्म की भूमि पर की जा सकती है, परंतु अधिक बलुई, पथरीली, क्षारीय एवं जल भराव वाली भूमि पर इसे उगाना जो है लाभकारी नहीं है। उग तो जाएगा लेकिन लाभकारी नहीं है। आपको जो चाहिए, आपने पैमाना लगाया था कि आप हमें इतना प्रोडक्शन चाहिए, तो वह प्रोडक्शन आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा। तथा अच्छे जल का निकास वाली दोमट भूमि इसके लिए सर्वोत्तम मानी गई है। इसके बाद हमारा अगला जो हेडिंग है, उन्नतशील प्रजातियां। तो यहाँ पर उन्नतशील प्रजातियों के ऊपर हमें कुछ उन्नतशील प्रजातियों के बारे में बताना। साथियों इसकी जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उसमें सबसे पहले दशहरी है, इसके बाद लंगड़ा है, इसके बाद चौसा है, फजरी है, बॉम्बे ग्रीन है, अल्फांजो है, तोतापुरी है, हिमसागर है, किशनभोग है, नीलम है, स्वर्ण रेखा है, बनराज है। ये सारी की सारी प्रमुख उन्नतशील प्रजातियां हैं या किस्में हैं। इसके बाद कुछ हमारी क्रॉस वाली या संकर किस्म बोलती हैं वह भी हैं, जिसमें मल्लिका है, आम्रपाली है, दशहरी है। दशहरी की 2 नंबर से दिए रखे हैं, 2 नंबर वाली दशहरी है। यहाँ पे दशहरी की 2 प्रकार की पाई जाती है। इसके बाद अंबिका है, गौरव है, राजीव है, सौरभ है, रामकेला भी है, रत्ना भी है। यह जो है क्रॉस वाली प्रजातियां हैं, यानी हाइब्रिड प्रजातियां हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गड्ढों की तैयारी तथा वृक्षारोपण हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो दोस्तों वर्षा काल जो है, वर्षा काल आम के पेड़ों को लगाने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। जो वर्षा काल होता है इसमें हमें लगाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है वहां वर्षा के अंत में आम का बाग लगाना चाहिए। जहां ज्यादा होती है वहां लास्ट में लगाइए, लेकिन जहां मिनिमम होती है, मीडियम होती है, तो वहां आपको वर्षा काल में लगाना है। लगभग 50 सेंटीमीटर व्यास के 1 मीटर गहरे गड्ढे में मई माह में खोदकर उसे लगभग 30 से 40 किलोग्राम प्रति गड्ढे में सड़ी गोबर की खाद आपको डाल देनी है, जिसमें आपको 100 ग्राम क्लोरोपाइरिफास का पाउडर डाल देना है। यानी कि आपको 1 मीटर गहरा गड्ढा करना है, 50 सेंटीमीटर जो है उसका व्यास होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। इसमें आपको 30 से 40 किलोग्राम गोबर की खाद डाल देनी है। इसके बाद आपको जो है रोपण करना है पौधे का। इसमें आपको एक 100 ग्राम क्लोरोपाइरिफास का पाउडर भी आपको ऐड करना होगा। ठीक, जिससे अच्छी जो ग्रोथ है आपको देखने को मिले, जो रूट्स हैं पौधे की जल्दी स्टार्ट हो जाएं। अब बात करेंगे हम, थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं गड्ढों की तैयारी के बारे में। पौधे की किस्म के अनुसार 10 से 12 मीटर पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। हाँ वही भाई, 10 बाई 12 की दूरी होती है, वह जरूरी है। आम की खेती के लिए एक टारगेट सेट किया है, 10 बाई 12 पे आम का पौधा होना चाहिए मीटर दूरी पर। परंतु आम्रपाली किस्म पर यह जो दूरी है 2.5 मीटर भी होनी चाहिए। जो आम्रपाली है वह हमारी थोड़ी सी हाइब्रिड है, तो उसमें आप थोड़ा नजदीक कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसका पौधा जो है ज्यादा फैलता नहीं है।
अब बात करेंगे आम की फसल में प्रवर्धन या प्रोपोगेशन के बारे में, यानी कि वही प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन प्रवर्धन किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों देखो, आम के बीज से पौधे तैयार करने के लिए आम की गुठलियों को जून जुलाई में बोकर बुवाई करनी चाहिए। इसके बाद आम प्रबंधन की विधियों में भेंट कलम, विनेयर, सॉफ्ट वुडिंग, ग्राफ्टिंग, प्रांकुर कलम तथा बडिंग प्रमुख हैं। यानी कि जब आपने जो देसी आम था आपने खाकर की गुठली लगा दी अपने खेत में, जिसमें से आम के पौधे तैयार हो गए, अब आपको इन पर करनी होगी क्या, कलम चढ़ानी होगी दोस्तों, गूठी बांधनी होगी। तो कलम चढ़ाने के लिए वही भेंट कलम होती है, विनेयर होता है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है, पांकुर जो प्रांकुर कलम है या बीडिंग बडिंग है, सॉरी बीडिंग नहीं बडिंग है, तो आप इसके लिए चढ़ा सकते हो और आपका एक अच्छा उन्नत किस्म वाला पौधा तैयार हो जाता है। विनेयर एवं सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग द्वारा अच्छे किस्म के पौधे कम समय में तैयार कर लिए जाते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी थी आम की फसल एवं प्रवर्धन प्रोपोगेशन के बारे में। इसके बाद खाद एवं उर्वरक का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों देखो, बाग की 10 साल की उम्र में 10 साल जब तक करता है वो 10 साल की उम्र तक प्रति वर्ष उसमें उम्र के गुणांक में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस देनी है, यानी एनपीके देनी है। तो 100 ग्राम प्रति पेड़ जुलाई में पेड़ के चारों तरफ बनाई गई नाली में देनी होती है। इसके अतिरिक्त मृदा की भौतिक एवं रासायनिक दशा में सुधार हेतु 25 से 30 किलोग्राम गोबर की सदी खाद डालनी होती है हमें। इसके बाद हमें जैविक खाद हेतु जुलाई अगस्त में 250 ग्राम में, किलोग्राम नहीं है, एजिस्पाइलम को 40 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर देना चाहिए। इससे हमें उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है, पौधा में जो वृद्धि है अच्छी देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे सिंचाई की। तो दोस्तों सिंचाई बहुत जरूरी है। कोई भी फसल मतलब कोई भी पौधा हो हमारा, किसी भी प्रकार की फसल हो, किसी भी प्रकार का फल का पौधा हो, तो सिंचाई बहुत जरूरी है। आम की फसल के लिए बाग लगाने के लिए प्रथम सिंचाई 2 से 3 दिन के अंतराल पर करनी होती है। जब हमने पौधा लगाया 2 से 3 दिन के अंतराल पर हमें सिंचाई करनी होगी, जब तक हमारे पौधे की जो रूट्स हैं जो ग्रो करना स्टार्ट नहीं कर देती हैं। इसके बाद आप उसमें 2 से 5 वर्ष तक 4-5 दिन के अंतराल पर आप पानी दे सकते हैं, यानी 1 हफ्ता भी कर सकते हो, कभी कभी 10 दिन भी कर सकते हो, ज्यादा वो है तो। तथा जब पेड़ों में फल लगने लगते हैं तो 2-3 सिंचाई करनी होती है आवश्यक है। यानी जब फल लगने लगे 2 से 3 सिंचाई करनी है आपको पूरी, उसमें आपको हर बार नहीं डालना है फिर पानी, 2-4-5 दिन के अंतराल में हर बार नहीं देना है, 2 से 3 सिंचाई देनी अनिवार्य है। आम के बागों में पहली सिंचाई फल लगने के पश्चात, दूसरी सिंचाई फल का कांच की गोली के बराबर अवस्था में करनी चाहिए। जो कांच की गोली होती है, कंचे होते हैं ना, उस अवस्था में जब फल हो जाए हमारा तो उस समय करनी होती है। तीसरी सिंचाई जो है फली की जो फल है हमारा पूरी बढ़वार होने पर करनी चाहिए। जब पूरा बढ़वार हो जाए, उसमें गुठली जो होती है अच्छी तरह से डेवलप हो जाए, उस पर उस समय करनी चाहिए सिंचाई। नालियों द्वारा थाली जो थाला है हमारा उसमें ही करनी चाहिए, जिससे पानी की बचत हो सके। साथियों अब बात करेंगे हम लोग फसल में निराई गुड़ाई तथा खरपतवारों के नियंत्रण के बारे में। यहाँ हम बात करेंगे आम के बाग में साफ सफाई रखने के बारे में। निराई गुड़ाई करना बहुत आवश्यक है। बाग में हमें वर्ष में 2 बार जुताई तथा निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इससे खरपतवार तथा भूमि जो गत कीट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही समय समय पर घास निकलती है जब है तो उसे हमें रिमूव करना चाहिए, क्योंकि रिमूव जब करते रहोगे तो आपको वहां पर होस्ट प्लांट जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, जिससे कोई कीट ऐसा है जो हमारी फसल को हानि पहुंचाएगा तो वह उसे होस्ट प्लांट ही नहीं मिलेगा तो कहाँ ग्रो करेगा, वो ऑटोमेटिक ही वहां से भाग जाएगा। इसके बाद रोग एवं उसका नियंत्रण करना चाहिए। तो आम के रोगों का प्रबंधन कई प्रकार से करते हैं हम लोग। जैसे पहला, आम के बाग में पाउडरी मिल्ड्यू, यह एक बीमारी है जो लगती है। इस प्रकार से खर्रा या दहिया रोग बोलते हैं इसको। इसी प्रकार से इसे खर्रा या दहिया जो रोग है उससे उसे हम क्या बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू, जिसका एक प्रारूप मतलब अलग से डिफाइन किया गया है, जो साइंस में हम बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, लेकिन जो गांव में बोलते हैं देसी भाषा में बोलते हैं खर्रा या दहिया रोग बोलते हैं उसे। दही जैसा उस पर बन जाता है ना, जम जाता है। इससे बचाने के लिए आपको गंधक लेना है, घुलनशील जो गंधक होता है वो ले लेना है। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में ट्राई मार्फ, 1 मिली प्रति लीटर पानी में डाई नो कैप, 1 मिली प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रथम छिड़काव बौर आने के तुरंत बाद करना है। जो बौर आता है, फ्लावरिंग होती है आम पे, उसके बाद कर देना है। और दोस्तों जब दूसरी सिंचाई हमें करनी है वह हमें 10 से 15 दिन बाद करनी है, और तीसरी इसके 10 से 15 दिन बाद करनी है। तो इस प्रकार से आप अपने आम में पाउडरी मिल्ड्यू से बचाव कर सकते हैं, दहिया या खर्रा रोग से बचाव कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि ब्लैक डाईवैक तथा रेडर पेस्ट से बचाव के लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति
प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर वर्षा ऋतु प्रारंभ होने पर 2 छिड़काव कर देने हैं तथा अक्टूबर नवंबर में 2-3 छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि हमारे आम के बौर आने में कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना देखने को मिले। इसी प्रकार से आम में जब गुम्मा विकार या जो माल फंक्शन होता है ना, यह बीमारी हो जाती है, तो इसके उपचार के लिए आपको कम प्रकोप वाले आम के बागों में जनवरी फरवरी माह में बौर को तोड़ दें एवं अधिक प्रकोप होने पर आप उसमें NAA 200 ppm रसायन की 900 ml की 200 बोतल आती है, उसे 200 लीटर पानी में डाल लेना है। उसको घोल बनाने के बाद आपको उसका स्प्रे करना है। इसके बाद एक रोग होता है कोयलिया रोग, ब्लैक टिप वाला। इसमें आम का जो फल होता है उसकी जो टिप होती है वो ब्लैक हो जाती है। इस रोग से होता क्या है कि किसान भाइयों को भारी नुकसान झेलने को मिलता है। इसके नियंत्रण के लिए आपको बोरेक्स या कास्टिक सोडा ले लेना है, 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसे प्रथम छिड़काव फल लगने पर करना है, दूसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर कर देना है। कोयलिया रोग से जो फल खराब होते थे वह आपके रुक जाएंगे। तो यह जानकारी रोग एवं उसका नियंत्रण के बारे में थी दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कीट एवं उनका नियंत्रण। कीट एवं उनका नियंत्रण जो है अब हम देखेंगे इसमें। अब देखो कीट कौन कौन से लगते हैं आम में, भुनगा, फुदका, कोट, भुजिया, या हमारा आम के छल खाने वाली सुंडी तथा भेदक कीट। आम में डांसी मक्खी, ये कीट बहुत आम है भाई। फ्रूट फ्लाई जो होती है ना वह देखने को मिलती है। आम की फसल में फुदका कीट से बचाव हेतु एमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रथम छिड़काव कर देना चाहिए फूल खिलने से पहले। ठीक, फूल खिलने से पहले यानी वही बौर आने से पहले आपको छिड़काव करना है भाई ये तो। दूसरा छिड़काव आपको करना है जब फसल में जो हमारा आम है वो फल मटर के दाने के बराबर हो जाए, तब आप उसका छिड़काव करना है। और तब कार्बोरिल 4 ग्राम प्रति लीटर में मिलाकर आपको छिड़काव करना होता है। ठीक, यह जानकारी आपको कीट एवं उनका रोग नियंत्रण जो है, कीट एवं उनके नियंत्रण के बारे में थी। पहली रोग के बारे में थी, दूसरी कीट के बारे में है। तो आप इस जानकारी को देख सकते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, पढ़ सकते हैं, सब PDF प्राप्त करके। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल की, वहां मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां पूरी PDF मिल जाएगी सॉल्यूशन के साथ में। दोस्तों आपको एक और बात बता दें, इस पेपर का अंग्रेजी माध्यम में सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाकर के उसे भी वॉच कीजिएगा, नहीं तो आप अपने साथियों के साथ साझा कीजिए जो अंग्रेजी माध्यम में प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी बोर्ड की, जिससे वह अंग्रेजी माध्यम में पेपर का जो सॉल्यूशन है प्राप्त कर पाए। इसके बाद फसल की तुड़ाई की जाती है। आम की परिपक्व फली की तुड़ाई जो होती है 8 से 10 mm लंबी डंठल के साथ करनी होती है। जब डंठल होता है 8 से 10 mm लंबा होना चाहिए, उस पर आपको तुड़ाई कर लेनी है, जिससे फल जो है उसमें स्मेट रॉट बीमारी लगने का खतरा नहीं रहता। अब इस करना क्या, आपको तुड़ाई के समय फली जो फल है हमारा उसमें चोट नहीं आनी चाहिए, खरोंच नहीं लगनी चाहिए, या मिट्टी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो इन चीजों से आपको बचाना है। आम के फल को श्रेणीक्रम उनकी प्रजाति के अनुसार आकार, भार, रंग, परिपक्व के आधार पर करना चाहिए, यानी कि एक जैसे तोड़ने चाहिए, उनके प्रजाति, आकार, भार देखने लेना चाहिए हमें। ठीक है, इसके बाद औसतन उपज क्या है, रोगों एवं कीटों जो है हमारे उनके प्रबंधन पर प्रति पेड़, एकड़ नहीं है, प्रति पेड़ लगभग 150 किलोग्राम 200 किलोग्राम तक उपज प्राप्त हो सकती है। यानी कि 150 किलोग्राम से लेकर 200 किलोग्राम प्रति पेड़ की उपज हमें प्राप्त हो सकती है, लेकिन यह प्रजातियों के आधार पर है। कोई प्रजातियों में ज्यादा प्रोडक्शन देती है, कोई कम देती है, तो इस पर आपको ये चीजें डिपेंड करती हैं। औसतन उपज जो है उस पर डिपेंड करती है, लेकिन औसतन उपज जो है 150 से 200 के बीच में ही रहती है, ज्यादा नहीं होती ना कम होती है। ठीक, इसके बाद बात करेंगे हम आलू की खेती के बारे में। तो दोस्तों अभी तक हम बात कर चुके आम की खेती के बारे में, पूरी जानकारी आपको हमने साझा कर दी है, जिसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएगी। आप जाकर के उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको उस तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे हैं जिस तरीके से आपको चाहिए। जब आपके पास PDF होगी, आप इसके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, आप उसको आसानी से आपके पास होगी तो पढ़ोगे, अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको जल्द ही याद हो जाएंगी सारी चीजें। अब बात करेंगे हम आलू की खेती के वर्णन के बारे में। यहाँ आपको इन हेडिंग्स के आधार पर आलू की खेती का वर्णन करना है। ठीक, हाँ तो साथियों अब हम बात करेंगे 7वें प्रश्न की। यह जो 7वां प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का दूसरा प्रश्न है, जिसमें हमें टोटल 4 प्रश्न दिए गए थे, हमें 2 के आंसर देने हैं, जिसमें से हम एक का आंसर आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, आम की खेती का वर्णन। अब दोस्तों आपको बता दें, यह जो हम आपको पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जल्द से जल्द उसे जाकर के ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि आप
आपके पास अगर यह पीडीएफ होगा तो आप अच्छी तरह से भली प्रकार से आप इसे याद कर पाओगे, पढ़ पाओगे। लेकिन अब आप करना क्या है यहाँ पर, मैं आपको पहले आलू की खेती का वर्णन बता देता हूँ, इन हेडिंग्स के आधार पर करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने आलू की खेती का पूरा वर्णन किया है, खेत के चयन से लेकर के हार्वेस्टिंग या मंडी में जब हम ले जाते हैं वहां तक का इसमें वर्णन किया गया है, यानी पूरी कल्टीवेशन के बारे में मैंने आपको बताया है। लेकिन अब करना क्या है आपको, ये जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो ये जो हेडिंग्स है इनके आधार पर आपको इसमें टिक लगा लेने हैं। ये हेडिंग्स यहाँ पर मैंने लिख रखी है अलग अलग, इन पर टिक लगा लेने हैं और उनकी तैयारी करनी है, ठीक। नहीं तो आप पूरी कल्टीवेशन की तैयारी कीजिए, क्योंकि कोई सी भी हेडिंग आ सकती है, कोई इसका भरोसा नहीं है, एग्जामिनर के मूड की बात है, कुछ भी दे सकता है भाई वो। अब आपको बता देते हैं आलू के बारे में थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन। आलू एक अर्ध सड़नशील फसल है, यानी कि अर्ध सड़नशील फसल है ये, और यह रबी के मौसम या शरद ऋतु में बोई जाती है। और आपको बता दें ये जो फसल है ना, इसको हम अकाल नाशक फसल भी बोलते हैं। इसके प्रत्येक कंद में पोषक तत्वों का भंडार है, जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के शरीर को पोषण देता है। आलू एक उत्तम पौष्टिक आहार है। बढ़ती आबादी या बढ़ती हुई आबादी है, इसके कुपोषण एवं भुखमरी से इसे बचाने हेतु आलू ही एकमात्र सहारा बचा हुआ है। ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे खेत का चयन, हमें खेत कैसा लेना है। तो हमें ऊसर वाली जो भीट जमीन, जो जल जमाव एवं ऊसर से रहित हो, यानी कि ऐसी भूमि नहीं हो जो बंजर हो या इसमें जल जमाव जैसी, जल भराव जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती हो, वाटर लॉगिंग कंडीशंस, तो उस भूमि को हमें अवॉइड करना है। ऐसी भूमि लेनी है जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो, और वहाँ पर वाटर ड्रेन जो सॉइल ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए हमारी मिट्टी का, साथ ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की हमें सॉइल यहाँ पर चूज करनी है। इसके बाद हम जो आलू की खेती है, इसे जो हम खरीफ में मक्का बोते हैं, इसके बाद अगेती धान बोते हैं। इनके बाद जो खाली खेत होता है, इन्हें हार्वेस्ट करने के बाद, तो वहां पर आप आलू कर सकते हैं। अब बात करेंगे आलू के खेत की जुताई। तो इसकी जुताई करने के लिए आपको ट्रैक्टर से चलने वाली मिट्टी पलटने वाले डिस्क प्लाव का यूज करना है, या एमबी प्लाव का यूज कर सकते हो। एक जुताई करने के बाद आपको डिस्क हैरो यानी 12 तवा से 2 चास यानी एक बार जो मिट्टी है आपको उलट देनी है। इसके बाद कल्टीवेटर यानी 9 फारा से 2 चास यानी एक बार आपको जुताई लगानी है, जिससे आपका खेत जो है आलू रोपने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रत्येक जुताई में 2 दिनों का अंतर रखना है आपको, जिससे खरपतवार जो उगकर आ रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। प्रत्येक जुताई के बाद हेंगा या खरपतवार निकलने की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसा करने से खेत की नमी जो है बरकरार बनी रहती है, और खेत जो है खरपतवार से मुक्त रहता है। खरपतवार से मुक्ति के लिए आप एक सप्ताह पूर्व राउंड अप नामक एक तृणनाशी होती है, दवा आती है, एक बीडीसाइड है, हर्बिसाइड है, राउंड अप, इसका यूज कर सकते हो। ग्लाइफोसाइट, जो ग्लाइफोसेट नामक रसायन है हमारा, ग्लाइफोसेट अमाइनो सॉल्ट, ये जो है इसका यूज कर सकते हो। 42% पाया जाता है इसमें, जो रसायन है ग्लाइफोसेट। इसको आपको 2.5 मिलीलीटर दवा का घोल बना लेना है, यानी 1 लीटर में आपको 2.5 ml डालनी है, 2.5 ml डालनी है 1 लीटर पानी में, और इसका घोल बनाकर आपको अपने खड़ी फसल में छिड़काव करना है। मतलब खड़ी फसल में नहीं करना है, फसल बोने से पहले करना है, क्योंकि प्री इमरजेंसी है ये। और खड़ी फसल में करोगे तो आलू स्वाह हो जाएंगे भाई, आपको इसका भी ध्यान रखना होगा। ठीक। इसके बाद हम खाद एवं उर्वरकों की बात करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, आलू बहुत खाद खाने वाली फसल है, इसे बहुत खाद चाहिए होता है, यूरिया बहुत चाहिए होता है, डीएपी भी बहुत चाहिए होती है इसे। यह मिट्टी की ऊपरी सतह से ही अपना भोजन प्राप्त करता है, इसीलिए इसे प्रचुर मात्रा में जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इसमें सड़े गोबर की खाद 200 क्विंटल तथा 5 क्विंटल खली प्रति हेक्टेयर चाहिए होती है। खली में आप अंडी की खली ले सकते हैं, जो कैस्टर होता है, सरसों की खली ले सकते हैं, नीम की खली ले सकते हैं, एवं करंज की खली भी ले सकते हो। जो आपको आसानी से मिल जाए आप वो खली ले सकते हो। ठीक। ऐसा करने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो है हमेशा कायम रहती है, तथा रासायनिक उर्वरकों से जो पौधों को आवश्यकता अनुसार सही समय पर मिलता रहता है। जो रासायनिक उर्वरक है पौधों को आवश्यकता अनुसार सही समय पर मिलते रहते हैं। ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक उर्वरकों में आप क्या यूज कर सकते हो। ये तो ऑर्गेनिक थे, अब ये है इनऑर्गेनिक की बात। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन या नेत्रजन जो होती है नत्रजन, 330 ग्राम यूरिया, वही नाइट्रोजन 150 किलोग्राम, और 330 किलोग्राम यूरिया, यानी कि यही है, मतलब उसमें इतनी आपको मात्रा होनी चाहिए। और इसके लिए आपको 330 किलोग्राम जब यूरिया लोगे तो उसमें इतनी मात्रा मिल जाएगी 1 हेक्टेयर के लिए।
इसके बाद यूरिया की आधी मात्रा जो है आपको 165 किलोग्राम रोपनी के समय देनी है, जिस समय आप लगा रहे हो, रोपण कर रहे हो आलू का, उस समय। शेष जो 165 बची हुई है, इसे आपको 30 दिन के बाद मिट्टी चढ़ाने के समय देनी है। जब 30 दिन बाद आप पहला पानी दोगे, उस समय आपको उसको दे देना है। 90 किलोग्राम जो स्पूर तथा 100 किलोग्राम पोटास आपको देनी है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। स्पूर के लिए आप डीएपी या सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है इसे दे सकते हैं। डीएपी की मात्रा 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए, तथा आप सिंगल सुपर फॉस्फेट की 560 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा ले सकते हो। इसके साथ आप पोटास के लिए 170 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास का यूज कर सकते हो। तो साथियों, अब क्या करना क्या है आपको, जो सभी उर्वरक हैं आपके, उन्हें एक साथ मिला करके अंतिम जो जुलाई है उसके पहले खेत में छींट कर जुताई करने के बाद पाटा देकर मिट्टी को मिला देना है आपको, और एकदम पाटा लगाकर छोड़ देना है। मतलब जुलाई के पहले वीक की बात हो रही है यार। खेत में छिड़कना है आपको, छींटा कर मतलब फेंकने के बाद आपको पाटा लगा कर एकदम मिट्टी को पाटा लगाने के बाद छोड़ देना है आपको, ठीक। और कुछ नहीं करना, जिससे क्या होगा, आपकी नमी जो है एकदम पाटा लगाने के बाद खेत में स्टोर रहेगी। इसके बाद कहना कि आपको रोपनी के समय आलू की पंक्तियों में खाद डालना अधिक लाभकारी है, परंतु ध्यान रहे उर्वरक एवं आलू के कंद में कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, दूर दूर होना चाहिए। अगर आपने आलू के कंद के पास में उर्वरक को रखा, डीएपी वगैरह को रखा, तो आलू में सड़ने की समस्या हो जाएगी और वह कंद उगकर नहीं आएगा। इसीलिए लहसुनिया व्हील हो या लहसुनिया से नाला बनाकर उसी में खाद डालें। खाद की नाली में 5 से 10 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, दूसरी नाली में आलू का कंद डालना है, ठीक है। इसके बाद आप यदि पोटैटो प्लांटर उपलब्ध है तो उसके अनुसार उससे आप बो सकते हो। अब बताएंगे आपको रोपनी का समय क्या है। रोपनी का समय जो है हस्त नक्षत्र के बाद में दीपावली के दिन तक आलू का जो रोपनी है वो आप कर सकते हैं, आलू बो सकते हैं। वैसे अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक आलू की रोपनी की जाती है, परंतु अधिक उपज के लिए यह मुख्यकालीन रोप 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे कर लेनी चाहिए। आपको नवंबर के महीने में ही पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अच्छी उपज चाहिए आपको तो। इसके बाद प्रभेदों का चयन करना है आपको। आवश्यकता एवं इच्छा के अनुसार प्रभेदों का चयन करें, जैसे कि राजेंद्र आलू, कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, कुफरी पोखराज, कुफरी सतलज, कुफरी आनंद एवं कुफरी बहार। मध्य आघात के लिए प्रचलित प्रभेद है, यानी किस्में हैं 90 दिन से लेकर 105 दिन में परिपक्व हो जाती है। या फिर आप राजेंद्र आलू ले सकते हैं, कुफरी सिंदूरी ले सकते हैं, कुफरी लालिमा यूज कर सकते हैं। यह प्रचलित पछात प्रभेद है, यानी पिछैती बोने के लिए किस्म है ये। और हम लेट सोइंग करते हैं उसके लिए है, ये हमारी अर्ली सोइंग के लिए या लेट सोइंग के लिए है, और 120 दिन से लेकर 130 दिन में यह परिपक्व हो जाते हैं। तो साथियों, अब बात करेंगे हम लोग बीज दर के बारे में, हमें कितना बीज जो है चाहिए होगा। आपको आलू की बीज जो है, इसके बीज दर जो है इसके कंद के वजन के अनुसार होती है। दो पंक्तियों के बीच की दूरी तथा प्रत्येक पंक्ति में दो पौधों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है आपका आलू का बीज दर। प्रति कंद 10 ग्राम से 30 ग्राम वजन होना चाहिए आलू के कंद में। आलू की रोपनी करते समय 10 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल तक आलू के कंद की आवश्यकता होती है। इसके बाद बीजोपचार की बात करेंगे हम लोग। बीजोपचार आप देख सकते हैं किस प्रकार से करना है आपको। शीत भंडार में आलू निकालने के बाद आपको, शीत भंडार है हमारा, कोल्ड स्टोरेज है, वहां से आलू निकालने के बाद आपको उसे त्रिपाल या पक्की फर्श पर छायादार एवं हवादार जगह पर फैलाकर रख देना है कम से कम 1 सप्ताह तक। सड़े एवं कटे हुए कंदों को आपको प्रतिदिन निकालते रहना है, कोई सड़ा हुआ कंद तो नहीं है उनमें। जब आलू के कंद में अंकुरण निकलना प्रारंभ हो जाए, तब आप रासायनिक बीजोपचार के बाद उसकी रोपनी कर सकते हैं। अब रासायनिक बीजोपचार क्या क्या है, तो आप इसमें फफूंदी नाशक, बैक्टीरिया नाशक या कोई भी एंटीबायोटिक जो दवा होती है उनका यूज कर सकते हैं, जिससे सीड बॉर्न डिसीज, सॉइल बॉर्न डिसीज से आपका जो कंद है बच जाता है, पौधा बच जाता है और अच्छा ग्रो करता है। इसको आप उपचार कैसे करना है आपको, इसके लिए आपको एक ड्राम, बाल्टी या नांद या टिन जैसी शेप का कोई ले लेना है, एक कंटेनर, उसमें आपको पानी भर लेना है। पानी भरने के बाद आपको ये दवा यूज कर लेनी है। अगर ये दवा आपको मिल जाए तो 5 ग्राम इमिसान इमिसान 6 तथा आधा आधा ग्राम यानी कि 500 मिलीग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक दवा, ये आप दवा यूज कर सकते हैं। इसके पाउडर को मिला करके आपको आलू के जो कंद है उन्हें 15 मिनट तक डुबो कर रखना है आपको उस कंटेनर के अंदर। फिर आप एक दूसरी त्रिपाल या कोई खली की बोरी है, खाली बोरियां है, उसको उन पर बिछा करके आपको उन्हें उलट देना है, कुछ नहीं करना आपको। बस इस तरीके से आप इसकी जो उपचार है कर सकते हो। आप ये यूज कर सकते हो, ये सारे कई सारे केमिकल्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, सस्ते हैं कुछ इसमें।
तो आपको करना क्या है, पीडीएफ पहले तो आपको निकाल लेनी है, उसके बाद आपको अपने अनुसार इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, कुछ समझ में आएगा कुछ नहीं आएगा। अब आलू को शुद्ध फसल के लिए दो पंक्तियों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रोपनी की दूरी बता रहे हैं आपको, 40 सेंटीमीटर जो है पंक्तियों की दूरी होनी चाहिए। 600 सेंटीमीटर तक रखें, 40 सेंटीमीटर से लेकर 600 सेंटीमीटर तक आप रख सकते हैं। परंतु मक्का एवं आलू की अंतर्वर्ती खेती के लिए दो पंक्तियों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर ही रखें। मतलब इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं आप, तब की बात है ये। यदि ईख में आलू बो रहे हैं आप, तो इसमें आपको 40 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर दूरी रखनी होगी। प्रत्येक कतार में दो कंद के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। छोटे कंद को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा था, तो बड़े कंद को आपको 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ठीक, ये आपकी रोपने की दूरी थी। इसके बाद हम बात करेंगे रोपने की विधि। तो रोपने के लिए आप कोदाल से का यूज कर सकते हो, फावड़े का यूज कर सकते हो, खुरपी का यूज कर सकते हो। नहीं तो आजकल पोटैटो प्लांटर आते हैं, उनका यूज कर सकते हो आप आलू को बोने के लिए। वो ऑटोमेटिक सेटेड होते हैं और कुछ नहीं होता उनमें। ठीक, इसके बाद सिंचाई की बात करें, तो कहावत है कि आलू एवं मक्का पानी चाटता है, बहुत पानी चाहिए चाहिए ना, पानी मतलब पीता नहीं है, चाटता है पीता नहीं है। इसलिए इसमें एक बार में थोड़ा पानी कम अंतराल पर देना अधिक उपज के लिए लाभदायक होता है। क्योंकि खाद की मात्रा ज्यादा रखी जाती है, इसलिए रोपनी के 10 दिन बाद परंतु 20 दिन के अंदर प्रथम सिंचाई करना आवश्यक है। यानी कि 10 दिन के बाद करनी है, 20 दिन से पहले करनी है, जब आपके आलू के कंद जो है ओगन आने लगे, मिट्टी से बाहर निकलने की कगार पर हो जाए, तब आपको पहली सिंचाई देनी है। अंकुरण शीघ्र होगा इस सिंचाई से आपका, तथा पौधा के जो कंद है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, यानी टिलरिंग बोलते हैं ना, अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज आपको रहनी है। 20-20 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई दे सकते हैं, लेकिन पहली सिंचाई आपको 10 दिन बाद ही देनी है, 20 दिन से पहले देनी है। और आपको बता दें अंतःकर्षण, जो अंतःकर्षण है इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। प्रथम सिंचाई के बाद यानी रोपनी के 25 दिन बाद खुरपी से आपको खरपतवार निकाल देने हैं। पूरी फसल में अवधि में 2 बार निराई गुड़ाई की जाती है इसकी। ठीक, वही आपको करना कुछ नहीं है, जो खरपतवार है, बथुआ है या गजरी है, कोई भी बीड़ है आपको उसे निकाल देना है। ठीक, इसके बाद मिट्टी चढ़ाना होता है। मिट्टी चढ़ाने के लिए 30 दिन बाद पंक्तियों के बीच में यूरिया का शेष आधी मात्रा यानी 165 किलोग्राम जो बचा हुआ था, 165 किलोग्राम तुमने स्टार्टिंग में डाल दिया था बेसल डोज में, अब बचा हुआ है हमारा, तो इसे आपको मिट्टी जो आलू की खेत की नाली है उनमें डाल करके मिट्टी चढ़ा देनी है। अब है पौध संरक्षण यानी कि पौधों की देखभाल। अब पौधों की देखभाल करने के लिए आपको पौधों की देखभाल करनी है कीटों से। डिसीज तो नहीं लग रही है उनमें कोई, डिसीज में आपका पिछैती झुलसा अगेती झुलसा आ जाते हैं, तो इनसे भी बचाना है। इनसे बचाने के लिए करना कुछ नहीं है, दिसंबर से लेकर के 20 जनवरी तक 10 से 15 दिन के अंतराल पर आपको फफूंदीनाशक दवा का छिड़काव करना है। प्रथम छिड़काव में आपको इंडोसल्फान M45 का यूज करना है। दूसरे छिड़काव में आपको ब्लाइटॉक्स एवं तीसरे छिड़काव में इंडोफिल M45 का यूज करना है। यानी इंडोफिल M45 और इंडोफिल M45 का आपको 2 बार यूज करना है। दूसरे छिड़काव में आपको ब्लाइटॉक्स एवं तीसरे छिड़काव में आवश्यकता अनुसार रीडोमिल फफूंदीनाशक दवा का 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आपको छिड़काव करना है। प्रति हेक्टेयर 2.5 किलोग्राम दवा 1000 लीटर पानी में घोलकर आपको लगभग 60 टिन पानी प्रति हेक्टेयर यूज करना है। आपको दवा इतनी डालनी है, ऐसा करने से आपकी फसल की सुरक्षा हो जाती है। और कुछ कीट है जो आपके जो कंद होता है उसमें छेद कर देते हैं या उनमें कोई और बीमारी को कॉज करते हैं, तो इनके लिए आप इनमें कोई भी यूज कर सकते हैं। भूमिगत कीटों से सुरक्षा हेतु आप रोपनी के समय फोरेट डाल सकते हैं, फोरेट 10G। दर्श भान यूज कर सकते हो 10G, जिसमें क्लोरोपायरीफास नामक कीटनाशी दवा होती है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। क्लोरोपायरीफास कीटनाशक दवा होती है उसमें। ठीक, इसके बाद 14 जनवरी के आसपास करना क्या है आपको, लाही गिरने का समय हो जाता है, मतलब यदि लाही का प्रकोप हो तो मेटासिस्टॉक्स नामक एक दवा आती है। लाही मतलब जो आप लहसा देखते हैं ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। 1 मिलीलीटर दवा डालकर स्प्रे किया जाता है। दवा नापने के लिए आप प्लास्टिक सीरीज का व्यवहार यूज कर सकते हैं, जो आपको कंटेनर जैसा आता है ना, उसमें रीडिंग लिखी होती है, आप उसका यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं करना होता आपको, यही है। अब देखभाल करनी है आपको सही तरीके से। आलू रोपनी के 60 दिन बाद प्रत्येक पंक्ति में घूमकर फसल को देखा जाता है। यदि आलू का कंद कहीं दिखाई देता है तो आपको तुरंत उसे ढकना है, क्योंकि अगर वो ओपन में रहेगा रंग उसका हरा हो जाएगा तथा कंदों का बढ़ना रुक जाएगा। चूहा द्वारा क्षति पहुंचने का ज्यादा वो रहता है चांस। मिट्टी में दबा रहेगा तो जब तक तो सेफ रहेगा, अगर बाहर आता है तो चूहे उसे खत्म कर देते हैं। अब है लतर काटना। अब बात हो रही है जब हार्वेस्टिंग का टाइम है, उससे पहले हमें 10 दिन पहले जो लतर यानी कि जो पाला है उसे काट देना चाहिए, जिससे
होगा क्या कि पाले पर उसकी जो न्यूट्रिशन है वो नहीं जाएगा, फिर आलू के कंद पर ही जाएगा और छिलका उसका जो है मोटा हो जाएगा, जिससे उसे जब हम खो देंगे तो छिलने में का डर नहीं रहेगा। तो साथियों इसके बाद होती है आपकी खुदाई। खुदाई करने के लिए आपको करना क्या है, आप पोटैटो डिग्गर का यूज कर सकते हैं, खुरपी से खोद सकते हैं, फावड़े से खोद सकते हैं, लेकिन आलू आपका कटना नहीं चाहिए, इस प्रकार से आपको खोदना है। इसके बाद आपको उसे धूप में नहीं रखना है, वहां से इकट्ठा करने के बाद आपको उसको किसी पेड़ की छांव में रख देना है, और वहां पर आपको उसमें से कटे हुए या हरे जो आलू होते हैं, सड़े हुए आलू होते हैं, उन्हें रिमूव कर देना है। सॉर्ट आउट करने के बाद आपको करना है क्या है, एक जगह ढेर लगा देना है। फिर उसके बाद आपको कोल्ड स्टोरेज में भेजना है तो कोल्ड स्टोरेज में भेजिए, नहीं तो आप मंडी भेजना है तो मंडी भेजिए। उसके बाद आप कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद आपको उपज बता देते हैं। परिपक्व अवधि एवं अनुशंसित फसल प्रणाली को अपनाने पर रोपनी के 60 दिन बाद 100 क्विंटल, 75 दिन बाद 200 क्विंटल, 90 दिन बाद 300 क्विंटल तथा 105 दिन बाद 400 क्विंटल उपज प्राप्त हो सकती है। परंतु यदि प्रथम सिंचाई रोपनी के 10 दिन बाद तथा 20 दिन के अंदर ना हुआ हो तो उपज आधी रह जाती है, तो आपको सिंचाई पर भी ध्यान देना होगा। तो दोस्तों यह जानकारी मैंने आपको आलू की खेती के बारे में बताई थी कि आलू की खेती हमें किस प्रकार से करनी है, पोटैटो कल्टीवेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड की है। इससे पहले हमने आपको बताया था, आलू की खेती से पहले आम की खेती के बारे में बताया था। तो टोटल 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। 7-7 नंबर के थे, 14 नंबर यहाँ पर कंप्लीट जो है हमारे हो चुके हैं। इसके बाद हमारे 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, उन्हें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो उन दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे उन्हें, क्योंकि वीडियो हमें पता है बहुत लंबी हो रही है। गेहूं की खेती का वर्णन करना है अब हमें, इन हेडिंग्स के अनुसार करना है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर जो गेहूं की खेती बताई है, पूरी कल्टीवेशन बताई है, हर एक हेडिंग को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो आपको पहले ही बता दिया था मैंने, प्रिंट जरूर निकाल लेना इसका। टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा इसका, मतलब लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का, और ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमुख जातियां हैं। सबसे पहले पहले तो इसकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, क्या है जनरल इन्फॉर्मेशन। भारत में गेहूं एक मुख्य फसल है, पता है हमें हम सभी को। गेहूं लगभग 97% क्षेत्र सिंचित है। इसके बाद गेहूं का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन यापन के हेतु मुख्यतः रोटी के रूप में प्रयोग करता है, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत में पंजाब हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में यह मुख्य फसल उत्पादक क्षेत्र है, यानी भारत के अंदर जो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश है, इसके मुख्य फसल उत्पादक क्षेत्र हैं दोस्तों। अब बात करेंगे हम लोग प्रमुख प्रजातियों के बारे में। तो यहाँ प्रमुख प्रजातियां हैं, या फिर हम बात कह सकते हैं जो प्रमुख किस्में हैं उनके बारे में। तो देखो यहाँ पर गेहूं की प्रजाति जो है हमें भूमि के अनुसार चुनाव करनी होती है, भूमि एवं संसाधनों के अनुसार, कि हमारी एरिया की मिट्टी कैसी है या हमारे एरिया का क्लाइमेट कैसा है, तो उसके अनुसार हमें यहाँ पर जो है प्रजाति या किस्म जो है हमें सेलेक्ट करनी होती है। जैसे कि असिंचित दशा में हमें कौन सी जो वेराइटीज है यूज करनी है। इसमें आप मगहर के 80-27 का यूज कर सकते हो, इंदिरा के 89-62 का यूज कर सकते हो, गोमती के 94-65 का यूज कर सकते हो, या के 96-44 का यूज कर सकते हो, मंदाकिनी के 92-51 का यूज कर सकते हो, या HDR 77 का यूज कर सकते हो। कहाँ, असिंचित दशा में। इसके बाद सिंचित दशा में जो होने वाली जो प्रजातियां हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर देवा के 9107 है, HP 1731 है, राजस्व लक्ष्मी, नरेंद्र गेहूं, उजियार के, DL, वैशाली, HUW, ये सारी की सारी वेराइटीज हैं। आप जहाँ पर देख सकते हैं कई सारी वेराइटीज हैं, कई सारे इनके नंबर हैं, तो आप इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें गंगा भी है, लोकमन भी गेहूं होता है, सोनाली है, नरेंद्र गेहूं भी, कई सारी प्रजाति जो नंबर्स हैं। तो ये सिंचित दशा वाली है। उसके बाद उसरीली भूमि के लिए जो है वह है आपकी KRL 14, KRL 19, लोक 1, प्रसाद 84-34, NW 1067, ये सारी जो है ऊसर जो हमारी भूमि है उसके लिए उपयुक्त प्रजातियां हैं। अब बात करेंगे जलवायु एवं भूमि की आवश्यकता कैसी होती है। तो यह समशीतोष्ण जलवायु वाली फसल है। इसके लिए जो तापमान है अनुकूल 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना गया है। गेहूं की खेती मुख्य सिंचाई पर निर्भर करती है। गेहूं की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी गई है, लेकिन इसकी खेती बलुई दोमट, भारी दोमट, मटियार, मार एवं कावर भूमि में भी की जा सकती है। साधनों की उपलब्धता के आधार पर हर तरह की भूमि में गेहूं की खेती की जा सकती है। अगर आपके पास साधन अवेलेबल है, सोर्सेज हैं, तो आप किसी भी भूमि में गेहूं की खेती कर सकते हैं। इसके बाद खेत की तैयारी है। गेहूं की बुवाई जो है अधिकतर धान की फसल के बाद की जाती है।
पहली जुताई मिट्टी को पलटने वाले हल से करते हैं, डिस्क हैरो से करते हैं बाद में, या कल्टीवेटर से कर देते हैं। 2-3 जुताइयां करने के बाद आपको खेत को समतल कर लेना है, भुरभुरा जो है बना लेना है। इसके बाद डिस्क हैरो से धान के डूंठ जो थे या हमारी कोई और फसल के डूंठ थे, उन्हें आपको टुकड़ों में खत्म कर देना है। आप इसमें रोटोवेटर का यूज कर सकते हैं और आप इसमें जो 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर डाल दीजिए, जिससे ये जो हमारी भूमि के अंदर डूंठ है ये जल्दी सड़ जाते हैं और भूमि को एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में, ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में जो खाद है प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इसके बाद बीज शोधन करना है आपको, बीज दर और बीज शोधन। बीज दर की बात करें तो देखो, बीज दर गेहूं लाइन से बुवाई करने के लिए है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है लाइन वाले के लिए। यदि हमारा मोटा दाना है तो 125 किलोग्राम ले सकते हो और छिड़काव विधि के लिए आपको लेना है 125 किलोग्राम। यदि हम तो ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, छिड़का डाल रहे हो खेत में, तो आपको 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लेना है। यदि आप लाइन वाला कर रहे हो, ड्रिल मशीन से कर रहे हो, तो 100 किलोग्राम से काम हो जाता है। ये इसमें भी आपका मोटा दाना है तो आपको 125 किलोग्राम लेना है। ऐसे ही इसमें अगर आपको मोटा दाना है तो 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको लेना है। बीज शोधन के लिए आपको बाविस्टिन या कार्बेंडाजिम का यूज कर सकते हो। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से आपको शोधित करना है बीज को बुवाई करने से पहले। इसके बाद बुवाई की विधि, आप बुवाई की विधि में कई सारे हैं। आप ड्रिल मशीन से कर सकते हो या आप ब्रॉडकास्ट मेथड से कर सकते हो। 2 तरीके से बुवाई की जाती है। ठीक, इसके बाद आपको उर्वरकों का प्रयोग है। उर्वरकों का प्रयोग जो है एनपीके जो चाहिए होती है 150 60 जो है एनपी सॉरी 150 60 40 जो है एनपीके चाहिए होती है। अब करना क्या है, इनकी आधी आधी मात्रा आपको वेसल डोज में देनी है। इसके बाद आपको जो बचा हुआ आधी जो खाद है इसके आपको 2 टुकड़े कर लेने हैं और 2 पानियों का आपको इसका यूज कर देना है। ठीक, इस प्रकार से आप इसमें ये जो खाद है उर्वरक है प्रयोग कर सकते हैं। सिंचाई और पहली सिंचाई की भी ध्यान रखना होता है आपको। पहली सिंचाई जो है जो टिलरिंग स्टेज होती है ना, सीआरआई स्टेज, उस सीआरआई स्टेज पर देनी है 18 दिन के बाद और 25 दिन से पहले आपको पहली सिंचाई करनी होती है। क्योंकि टिलर्स अगर आप पहली सिंचाई नहीं करोगे तो टिलर्स जो है अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे, सही समय पर नहीं करोगे तो। इसके बाद गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं, तो आपको पता है गेहूं की फसल में बथुआ, प्याजी, बथुआ ये वाला जो बथुआ है ये होता है, प्याजी होती है, या फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जंगली पालक या खरतुआ आपको देखने को मिलेगा, हिरनखुरी देखने को मिल जाएगी, चटरी मटरी जैसे सैंजई, अकरा, कृष्णनील, गेहूंसा, जंगली जई आदि खरपतवार आपको देखने को मिलेंगे। इनकी जो रोकथाम है, एक तो देसी उपाय है निराई गुड़ाई कीजिए, नहीं तो आप रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। रसायन के प्रयोग में आप पेंडामेथलिन का यूज कर सकते हैं। 30 ईसी 3.3 लीटर की मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर आपको फ्लैट फैन नोजल से प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करनी होती है। 1-2 दिन तक करना चाहिए। ठीक, इसके बाद जब आपने जो खरपतवार है जमाव हो जाए उनका और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो उन्हें खत्म करने के लिए आपको 2,4-D का यूज करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं 2,4-D सोडियम सॉल्ट का 80% वाले का यूज करना है आपको और इसकी मात्रा जो है 625 किलोग्राम, सॉरी खाली ग्राम है भाई, किलोग्राम कर दिया तो बहुत हो जाएगी। 625 ग्राम 600 से 800 लीटर पानी में घोल बना लेना है और 35 से 40 दिन बाद आपको बुवाई के तुरंत 35 से 40 दिन बाद आपको फ्लैट फैन नॉलेज जो नोजल है ना उससे आपको इसमें स्प्रे करना है। इसके बाद आपको और बता दें इसके बाद जहाँ चौड़ी एवं सकरी पत्ती दोनों ही खरपतवार एक साथ हैं, दोनों को आपको खत्म करना है, तो आप इसके लिए सल्फ्यूरान 75% 32 ml प्रति हेक्टेयर और इसके साथ में मेटा सल्फ्यूरान मिथाइल 5 ग्राम WG 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर इन दोनों का यूज करना है। ठीक, और 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए इन चीजों का। इससे खरपतवार नहीं उगते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद गेहूं की फसल में रोग एवं उनका नियंत्रण, इनमें रोग जो है अल्टरनेरिया, गेरुई, रतुआ एवं ब्लाइट का प्रकोप बहुत देखने को मिलता है, जिससे भारी नुकसान हमारे किसानों को उठाना पड़ता है। या इसके जो बाद को जो रोग हैं और भी लगते हैं, जैसे कि काली गेरुई, भूरी गेरुई, पीली गेरुई, सेहूं, कंडुआ, स्टाम्प ब्लाच, करनाल ब्रांड बंट, ये सारे कई सारे रोग हैं इसमें देखने को मिलते हैं। तो इनके जो सुधार के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक जो फंगीसाइड्स आते हैं उनका समय समय पर स्प्रे कर देना है और कीट है तो कोई कीटनाशक का यूज कर लीजिए, जैसे कि मैंको जो जैब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको यूज करना है। प्रोपिकोनोजोल 25 ईसी की आधा लीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में घोल करके आपको छिड़काव करना है, जिससे क्या होता है गेरुई या रतुआ जैसे मुख्य बीमारी है वह खत्म हो जाती है, उन पर आपका कंट्रोल हो जाता है। या मैंको जब 2 किलोग्राम और या जीने 25 ईसी आधा लीटर 1000 लीटर पानी में घोलकर यदि आप छिड़काव करते हैं तो आपको झुलसा, रतुआ, खैनाल ब्रांड तीनों रोगों से निजात मिल जाती है। इसके बाद गेहूं की फसल में कीट एवं उनका नियंत्रण कैसे करना है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कीट में सबसे पहले दीमक बहुत बड़ा
कीट है गेहूं की फसल के लिए। दीमक बहुत नुकसान करती है दोस्तों। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको समय समय पर इरिगेशन देनी है। इरिगेशन देते रहोगे तो पानी जितना आपको अपनी फसल में दोगे तो वहाँ पर जो दीमक है उसके बनने के पनपने के चांसेस कम हो जाते हैं। नहीं तो आप इसमें यूज कर सकते हैं कुछ दवाइयों के नाम, जिसमें आपको क्यूनाल फास्ट 25 EC की 1.5 टू 2.0 लीटर मात्रा 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर में छिड़कनी होगी। तो आपको इससे निजात मिल जाती है। आप साइपरमेथ्रिन का भी यूज कर सकते हैं। आप फेमिलेरेट का यूज कर सकते हैं। कई सारी दवाएं हैं मार्केट में आपको मिल जाएंगी। किसी भी जो खाद बीज वाले से बात कर लीजिए, वो आपको प्रोवाइड करा देगा। तो ये सब कई सारी आप दवाएं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कीटों से सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है आपको उनको रासायनिक तरीके से कंट्रोल करना। नहीं आपके पास अगर बायोलॉजिकल मेथड है तो बायोलॉजिकल से भी आप यूज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो उन्हें। जैसे कि प्रेडेटर्स छोड़ करके अपने खेत में जो दूसरे कीटों को खत्म कर देंगे और आपकी फसल को एकदम सुरक्षित रखेंगे। इसके बाद कटाई होती है। कटाई आप जानते हैं दरांती से कर सकते हो। दरांती से ही कटाई होती है, हंसिया या दरांती से। ये आपके पास हार्वेस्टर है तो आप हर हार्वेस्टर से यूज कर सकते हो। मड़ाई वाला भी आता है, हार्वेस्टर थ्रेशर एक ही में होता है, उसका भी यूज कर सकते हो। तो ये इस प्रकार से कटाई कर सकते हो। भंडारण के लिए करना कुछ नहीं है, आपको साफ जो बोरे हैं वो ले लेने हैं नहीं, और उन्हें में ये आपको भर लेना है। साथ ही आपको नीम की सूखी पत्ती उसमें डाल देनी है। इससे होता क्या है कि आप इसमें रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि रसुंडी जैसी जो कीट है वो आपके गेहूं में नुकसान नहीं करते हैं। उपज की बात करें तो 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देखी गई है। सिंचित दशा की बात करें तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देखी गई है। ये असिंचित वाली थी, सिंचित वाली थी, और ये हमारी सिंचित तथा देर बुवाई वाली थी 40 से 45, और यह हमारी लेट बुवाई वाली है, ऊसर भूमि वाली है दोस्तों, 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो यह जानकारी आपको हमने गेहूं की खेती के बारे में दी है दोस्तों। पहले ही हमने आपको बता दिया था। टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को जल्द से जल्द प्राप्त कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, और हमारे चैनल की बायो में भी लगा हुआ है, तो आप वहां से भी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जा सकते हो। अब बात करेंगे मूंगफली की खेती का वर्णन। तो यहाँ पर ये मूंगफली नहीं लिखा है। मूंगफली की खेती का वर्णन करेंगे इन हेडिंग्स के अनुसार। ये जो हेडिंग्स दे रखी है, ये जो हेडिंग्स दे रखी है, इन्हीं के अनुसार हमें इसका जो है मूंगफली की खेती है इसका वर्णन करना है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पूरी कल्टीवेशन बताई हुई है। हर एक हेडिंग को मैंने यहाँ पर आपके लिए यूज किया है, और आपको करना कुछ नहीं है। पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि आप इसकी पीडीएफ निकाल लीजिए, पीडीएफ को आप तैयार कीजिए, पढ़िए आराम से। आपके पास नोट्स आ जाएंगे इस पूरे चैप्टर के। 4 प्रश्न हैं, 4 में से 2 तो आपके फंसने ही फंसने हैं, ठीक है। कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, इस पेपर से कई सारे प्रश्न आएंगे, तो बस शिद्दत से मन लगाकर पढ़िए इसे। भूमि की तैयारी कर लेनी है आपको। तो देख लेते हैं पहले जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है मूंगफली के बारे में। मूंगफली एक तिलहनी फसल है दोस्तों, आप जानते हैं। यह गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों में सबसे अधिक उगाई जाती है। अन्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पंजाब में यह काफी महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। राजस्थान में इसकी खेती लगभग 3.47 लाख प्रति हेक्टेयर में की जाती है, जिसके से लगभग 6.81 लाख टन उत्पादन प्राप्त हुआ है। इसकी औसतन उपज की बात करें तो 1963 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देखी गई है 2010-11 के अनुसार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर के अधीनस्थ अनुसंधानों संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों ने मूंगफली की उन्नत तकनीकियां जैसे उन्नत किस्में, रोग नियंत्रण, निराई गुड़ाई, खरपतवार नियंत्रण आदि विकसित किए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अब बात करेंगे भूमि एवं उसकी तैयारी के बारे में। तो भूमि में करना कुछ नहीं है। मूंगफली की खेती के लिए आपको जल निकास वाली अच्छी भूमि लेनी है, यानी कि उसमें वाटर ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। भुरभुरी दोमट या बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए, सर्वोत्तम मानी गई है। उसके बाद करना क्या है, आपको कल्टीवेटर से उसकी 2 जुताई कर लेनी है। उसके बाद पाटा लगा दीजिए। आपको डीप प्लाविंग करनी है, क्योंकि मूंगफली जो है जमीन के अंदर बैठती है। तो डीप प्लाविंग करोगे तभी आपका जो खेत है अच्छा बनेगा। इसके बाद आपको जमीन में दीमक से नियंत्रण हेतु ये आपको दवा यूज कर लेनी है। क्लेनफॉस 1.5% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको अंतिम जुताई में आपको यूज कर लेना है। इसके बाद बीज एवं बुवाई की बात करें तो मूंगफली जो है मानसून के शुरू होते ही बोई जाते हैं। खरीफ की क्रॉप है दोस्तों, तो मानसून के शुरू होते ही आपको मूंगफली बोनी है। 15 जून से 15 जुलाई के मध्य आपको बो देना है। कम फैलने वाली किस्मों के लिए बीज की मात्रा 75 से 80 किलोग्राम है, और फैलने वाली जो ज्यादा फैलने वाली किस्म है ना, उसकी 60 से 70 किलोग्राम लेना है आपको बीज दर। अब इसके बाद बात करते हैं हम बुवाई इसके बीज निकालने के लिए स्वस्थ फलियों का चयन कर लेना है। अगर हमें वही बीज जो है अगली बार यूज करना है, बोना है अगली बार, तो आप उसमें से अच्छी अच्छी जो है फली निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से आप बुवाई कर सकते हैं और बीज का शोधन कर सकते हैं। बीज का शोधन करने के लिए आपको क्लोरोपाइरीफॉस जो है, क्लोरोपाइरीफॉस जो है 20 EC का यूज करना है। 12.50 ml प्रति किलोग्राम बीज का उपचार करने के लिए आपको यूज करना है। मूंगफली को कतार में बोना चाहिए, ठीक। ये जानकारी आपको मैंने बताई है।
बीज बुवाई के बारे में। और बीज की बुवाई कैसे करनी है, आप सीड ड्रिल का यूज कर सकते हैं, हाथ से बुवाई कर सकते हैं मैनुअली, और आपको 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर बीज को बोना है। इसके बाद खाद एवं उर्वरकों की बात करें तो उसमें आपको उर्वरकों का प्रयोग भूमि की किस्म, उसकी उर्वरा शक्ति, मूंगफली की किस्म, सिंचाई की सुविधा आदि के अनुसार करनी होती है। अब बात करते हैं, मूंगफली दलहन परिवार की एक तिलहनी फसल है, तो इसमें नाइट्रोजन धारी उर्वरक, मतलब जो नाइट्रोजन है उसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो खुद ही उसे अपने लिए फिक्स कर लेता है, नाइट्रोजन फिक्स कर लेता है। फिर भी इसे अगर हम नाइट्रोजन देते हैं तो इसे 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 15 से 60 किलोग्राम फॉस्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देनी होती है। अब बात करें कंपोस्ट या गोबर खाद की, तो उसे लगभग 20 से 25 दिन पहले 10 से 5 टन प्रति हेक्टेयर दर के हिसाब से आपको खेत में भगेड़ देना है, क्या, कंपोस्ट या गोबर की खाद। और आपको अंतिम जुताई से पूर्व भूमि को 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला देना है। इसके बाद नीम की खली का प्रयोग कर सकते हैं, ये एक ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह वर्क करती है, और आपकी नीम की खली जो है आपके पौधों के हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। इसके बाद सिंचाई करते हैं, सिंचाई बहुत जरूरी है दोस्तों। सिंचाई आप मूंगफली की फसल में बहुत जरूरी होती है, कि बुवाई के समय करनी है, उसके बाद जब जो आपका जो मूंगफली का पौधा है ना, उसमें आपकी जो मूंगफली बनना स्टार्ट होती है, नीचे जमीन में बनना स्टार्ट, मतलब मूंगफली बनती कैसे है, जो पेड़ है हमारा, अब पेड़ में से जो ब्रांचेस निकली है ना, इन ब्रांचेस से जड़ निकल कर जाती है। अगर उस समय अगर हम सिंचाई नहीं करेंगे, मिट्टी हमारी ठोस होगी, तो ये जड़ अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, तो मूंगफली नीचे नहीं बन पाएंगी। अब ये जो मिट्टी नमी नमी होगी, एकदम गीली होगी, तो जो मूंगफली जो नीचे चली जाएगी, आसानी से उसमें बन जाएंगी। तो आपको यह जानकारी ध्यान रखनी होगी कि मूंगफली में सिंचाई किस प्रकार करनी है, कब करनी है, तो आपको यहाँ पूरी पूरी जानकारी मिल जाएगी। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, जाकर के ज्वाइन कीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत देर हो गई हमें इस वीडियो में आपके साथ बात करते हुए, आपको बताते हुए, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 घंटे से ऊपर की वीडियो होती जा रही है। तो अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी कीजिए, सब्सक्राइब तो कर लीजिए, क्योंकि आपको बेनिफिशियल चीजें ही मिलेंगी चैनल पर, बाहियात चीजें नहीं मिलेंगी, आपके काम की चीजें ही मिलेंगी। अगर एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्त। अब मूंगफलियों की विकास के लिए जमीन के अंदर होता है भाई, मैंने आपको बता दिया, आपको सिंचाई उस समय बहुत जरूरी होती है, सब कुछ बता दिया। इसके बाद निराई गुड़ाई करनी होती है, खरपतवार नियंत्रण करना होता है। खरपतवार नियंत्रण आप मैनुअली कर सकते हैं, खुरपी से निराई गुड़ाई कर सकते हैं, नहीं तो आप केमिकल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि पेंटामेथिलिन नामक खरपतवार नाशी आती है, इसका यूज कर सकते हैं। 3 लीटर मतलब 3 लीटर मात्रा जो है 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़कनी होती है। अब ये करनी कब होती है, जिन खेतों में खरपतवार की ज्यादा समस्या हो, तो बुवाई के 2 दिन बाद करनी होती है, यानी यह बुवाई के 2 दिन बाद आपको यूज करनी है, ठीक। अब बात करते हैं नीचे फसल चक्र के बारे में। फसल चक्र के अनुसार आपको असिंचित क्षेत्रों में सामान्य रूप से फैलने वाली किस्में ही उगानी चाहिए, क्योंकि प्राय देर से तैयार हो जाती है यह। अब ऐसी दशा में सामान्य रूप से एक फसल ली जा सकती है, परंतु गुच्छेदार या शीघ्र पकने वाली जो किस्में हैं, इनका उपयोग करना है, तो अब साथ में 2 फसलों का उगाया जाना ज्यादा संभव हो, तो आपको ऐसा कर लेना है। जैसा कि साथियों, अभी तक हमने फसल चक्र के बारे में जानकारी साझा की। अभी बात करेंगे हम रोग नियंत्रण के बारे में। तो रोग नियंत्रण में जो हमारी मूंगफली के दाने होते हैं, उन्हें सड़ने का ज्यादा खतरा रहता है, तो इसके ये जो होता है कवक के कारण होता है, फंगस के कारण होता है। इसीलिए इन्हें बोने से पहले 2.5 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे इसमें कोई फंगिसाइड जो है, फंगस जो है अटैक ना करे, और फंगिसाइड जो है फंगस को खत्म कर दे। इसके बाद एक रोग है रोजेट रोग। ये जो रोग होता है, इसे हम गुच्छ रोग, मूंगफली का गुच्छ रोग बोलते हैं। गुच्छ रोग एक विषाणु जनित बीमारी है। यह विषाणु जनित बीमारी है कि मैंने आपको बता दिया। इससे होता क्या है कि पौधे बौने रह जाते हैं और पीले पड़ जाते हैं, और फल का जो है विकास नहीं होता। तो इसके रोकथाम के लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड 1 ml को 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अब आपको कैलकुलेट करना है कि आपका खेत कितना बड़ा है, कितने लीटर पानी उपयोग हो जाएगा, उस अनुसार आपको दवाई जो है कैलकुलेट कर लेनी है, और आपको स्प्रे करना है। इसके बाद टिक्का रोग है, यह जो है बड़ा भयंकर रोग है मूंगफली के लिए। इसमें होता क्या है कि आरंभ में जो नीचे वाली पत्तियां होती हैं, उनकी ऊपरी सतह जो होती है, उस पर भूरे रंग के छोटे छोटे गोलाकार धब्बे दिखाई देते हैं। इन धब्बे जो होते हैं, इनके कारण जो पौधा है ग्रो नहीं कर पाता, तो संक्रमित हो जाता है, एक तरह से पत्तियां सूख जाती हैं, झड़ जाती हैं, और केवल तना ही शेष रह जाता है इसमें। अब यह बीमारी जो है सर्कोस्पोरा परसोनेटा एक जो कवक है उसके कारण फैलती है।
अब इसके उपाय के लिए करना क्या है आपको, इसकी रोकथाम के लिए डाइएथेन M45 को 2 किलोग्राम 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर 10 से 10 दिनों के अंतराल पर आपको 2 से 3 छिड़काव करने होंगे, तो आप टिक्का रोग से निजात पा जाएंगे। इसके बाद कीट नियंत्रण में रोमन इल्ली और मूंगफली की माहू, ये बहुत 2 खतरनाक कीट है इसके लिए। और लीफ माइनर, सफेद लट बीज, ये जो है बहुत खतरनाक है। 3-4 जो भी कीट दे रखे हैं बहुत खतरनाक है। अब इनके लिए करना क्या है आपको, वही करता क्या है भाई जी, कीट करते क्या है वही, मतलब पत्तियों को खाते हैं, पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, पौधे को पनपने नहीं देते हैं, तो बस यही है। और क्या लिखोगे इसके बारे में। इसके रोकथाम के लिए कुछ नहीं है, एक केमिकल आता है किरलफॉस, 1 लीटर पानी में इसको आपको डाल लेना है। केमिकल है, ये कीटनाशक दवा है, 700 से 800 लीटर पानी में घोल लेना है इसे, और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़किए, निजात मिल जाएगी आपको। ऐसे ही मूंगफली की माहू है, माहू को करना क्या है, ये छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं भाई, माहू जो है बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित हो जाते हैं और रस को चूसते हैं पौधों की पत्तियों से, तने से, और यह जो है एक वायरस जनित रोग को फैलाने में सहायक होते हैं। इसीलिए इनके रोकथाम के लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड जो है 1 ml लेकर के 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और आपको छिड़काव करना है। ऐसे लीफ माइनर जो है, लीफ माइनर जो है यह पत्तियों पर अपना प्रकोप दिखाती है, इससे पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं पत्तियों पे। इससे होता है गिडार पत्तियों के अंदर ही अंदर हरे भाग को खाते रहते हैं, मतलब जो गिडार होती है वो अंदर ही अंदर जो उनका अंदर का भाग है उसे खाती रहती है और पत्तियों पर सफेद धारियां जैसी बन जाती है। इसका प्यूपा भूजल लाल रंग का होता है, इससे फसल को काफी हानि होती है। मादा कीट छोटे तो चमकीले रंग के होते हैं, मुलायम तनों पर अपने अंडे देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए भी आपको इमिडाक्लोप्रिड 1 ml को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़कना होगा। तो दोस्तों इमिडाक्लोप्रिड एक एंटीबायोटिक है मूंगफली के लिए, हर दवा मतलब हर प्रकार के रोग के लिए चल रही है, हर प्रकार के कीट के लिए चल रही है। अब ये जो है सफेद लट, ये क्या है, एक बहुत खतरनाक कीट है, यह बहुभोजी कीट है। इस कीट की गर्भ अवस्था ही फसल को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। लट मुख्यतः रूप में जड़ों एवं पत्तियों को खाते हैं, इससे फलस्वरूप पौधे सूख जाते हैं। मादा कीट मई जून के महीने में जमीन के अंदर अंडे देती है, इनमें से 8 से 10 दिन के बाद लट निकलते हैं और इस अवस्था में जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक बने रहते हैं। शीतकाल में लट जमीन के नीचे चले जाते हैं और प्यूपा फिर गर्मी व बरसात के साथ ऊपर आने लगते हैं। और क्लोरोपायरीफास से बीज उपचार, प्रारंभिक अवस्था इसकी क्या है, एक बचाव के लिए उपाय है। क्लोरोपायरीफास से हमें बीज उपचार करना चाहिए, तो इससे हमारा जो पौधा है तो ज्यादा उससे प्रभावित नहीं हो पाता है। अधिक प्रकोप अगर देखने को मिलता है तो क्लोरोपायरीफास आपको यूज कर लेना है। इसकी रोकथाम के लिए आप फॉरेट का यूज कर सकते हो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसके बाद बीज उत्पादन, बीज उत्पादन की बात करें तो मूंगफली का बीज उत्पादन हेतु खेत का चयन महत्वपूर्ण होता है। मूंगफली की खेती के लिए ऐसे खेतों को चुनना चाहिए जिसमें 2-3 वर्षों से मूंगफली की खेती नहीं की गई हो। भूमि में जल का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। मूंगफली की जो बीज है हेतु चुने गए खेत के चारों तरफ 15 से 20 मीटर तक दूरी पर कोई मूंगफली की फसल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो एक यहाँ पर लगी हुई है जो कि हमें बीज के उपयोग से करनी है, एक हमारी दूसरी कोई लगी हुई है देसी वैरायटी। अब भाई साहब इन नजदीक नजदीक लगी हुई है तो इसके जो पॉलन इसमें जाएंगे तो भाई क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो एक नई वैरायटी डेवलप होने लगेगी ना। तो इसीलिए दूर दूर तक नहीं होने चाहिए, जो पॉलिनेशन के चांसेस है वो घट जाने चाहिए, यही अपने आप पॉलिनेशन करें। तो यह चीज हमें ध्यान ध्यान देनी होगी। अगर हमें सीड बनाना है, सीड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो ये चीजें पढ़नी पड़ती हैं हमें। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से है। ठीक इसके बाद कुछ नहीं करना, कटाई छटाई होती है। कटाई एवं गहराई जो है, सामान्य रूप से जब पौधे पीले रंग के हो जाते हैं तो अधिकांश नीचे जो पत्तियां हैं गिर जाती हैं, तुरंत कटाई कर लेनी चाहिए। फलियों को पौधों से अलग कर लेना चाहिए। उन्हें लगभग 1 सप्ताह तक अच्छी प्रकार सुखा लेना चाहिए। फलियों को तब तक सुखाना चाहिए जब तक उनमें नमी की मात्रा 10% ना रह जाए। इसके बाद आपको भंडारित कर लेना चाहिए उन फसलों को, मतलब जो हमारा उत्पादन है उसे। इसके बाद उपज एवं आर्थिक लाभ जो है, उपज की बात करें तो औसतन उपज इसकी 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देखी गई है। साथ ही इसकी खेती में लगभग 25 से 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर का खर्चा भी आता है दोस्तों। 25 से 30 हजार एक हेक्टेयर के लिए हमें लगाना पड़ता है मूंगफली में, जब जाकर हमें बेनिफिट होता है। यदि हमें मंडी में 30 रुपए किलो का भाव मिला तो 35 से 40 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों यह जानकारी मैंने आपको मूंगफली के कल्टीवेशन के बारे में बताई। ग्राउंड नट कल्टीवेशन के बारे में यह जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है। इससे पहले मैंने आपके साथ जो जानकारी साझा की थी वह मैंने गेहूं की फसल के ऊपर की थी। इससे ऊपर जो की थी वो आलू के ऊपर की थी। उससे भी ऊपर जो की थी हमने वह हमारी जो फसल की तैयारी थी या प्रिपरेशन थी वो हमारी किस चीज की थी, अभी हमने आपको बताया था। जल्द से जल्द ध्यान हटाइए, आम की खेती थी दोस्तों। तो आम के बारे में मैंने बताया था। इससे पहले हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को किया था, उससे पहले हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को किया था, उससे पहले हमने
जो हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे उन्हें सॉल्व किया था। दोस्तों यहाँ तक हमने हमारा टोटल 70 नंबर का पेपर सॉल्व कर लिया है। 70 नंबर का पेपर यहाँ पर हमारा सॉल्व हो चुका है। तो 70 आउट ऑफ 70 दिलाने की गारंटी मेरी ओर से पूरी हुई। और अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच करना है और 2 से 3 बार देखना है, जिससे आपका हर टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए आपका। तो जैसा कि दोस्तों यह जो मॉडल पेपर है इसका पूरा सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब आपसे आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से करेंगे और इस वीडियो को देखकर आपके कई सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। और आपको एक और जानकारी दें हम, इसकी पीडीएफ जरूर निकाल लेना दोस्तों। ज़्यादा महंगी नहीं है, 10 रुपये की प्रिंट निकल जाएगी, हार्ड कॉपी मिल जाएगी आपको। तो जिससे आप जब पेन और कॉपी लेकर पढ़ोगे तो आप अच्छी तरीके से भली प्रकार से आप उसे याद कर पाओगे। नहीं तो आप अपनी कॉपी में से लिख सकते हैं। अगर आप उसकी प्रिंट आउट नहीं निकालना चाहते हैं तो आप उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप उसमें से कॉपी जो नोटबुक है, रफ कॉपी है, उसमें नोट जरूर कर लीजिएगा। नोट करोगे अपने हिसाब से शॉर्ट में से तो आपको हर एक लाइन जो है क्लियर हो जाएगी। देखिए हमने यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों को आपको बता दिया है। अब आपसे चाहते क्या है हम, वो आप जानते हैं भली प्रकार। चाहते कुछ नहीं, हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे वह भी इस यूपी बोर्ड के कृषि विज्ञान के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन प्राप्त कर पाएं। क्योंकि ये जो मॉडल पेपर सॉल्यूशन है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि आपका जो एग्जाम है 29 फरवरी का है, जिसका भी कोई टाइम बचा नहीं है ज़्यादा। 29 फरवरी आने वाली है। आज आप देख सकते हैं कितनी तारीख है। तो आज हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 14 फरवरी है। ठीक, जैसा कि दोस्तों आज 14 फरवरी है तो आज बसंत पंचमी का दिन है, माता सरस्वती पूजा का दिन है। तो माँ शारदा या सरस्वती इनकी पूजा भली प्रकार अच्छे से कीजिए, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएं। और आज ब्लैक डे भी है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है 2019 में हमने अपने 40 जवानों को खो दिया था। तो आज उसी की खातिर ब्लैक डे भी है। और दोस्तों यह जो पेपर है आज के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट था, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हमारी बहुत एनर्जी खत्म हुई है इस वीडियो को बनाने में। 1 घंटे से ऊपर की वीडियो है। तो आपसे बस उतना ही चाहते हैं जितना हम आपसे आशा करते हैं, मतलब आप उतनी ही चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर दीजिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी। और हमने ऑलरेडी अपना एक एग्जाम पेपर है सॉल्यूशन हमने डाल रखा है अपने चैनल पर, जो कि अंग्रेजी माध्यम में है। उस अंग्रेजी माध्यम के जो पेपर है, मॉडल पेपर है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उसे भी आप अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। क्योंकि आपके जो अंग्रेजी माध्यम के फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश मीडियम में पेपर देंगे, जब उनके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी तो भाई वो अंग्रेजी में भी तैयारी कर पाएंगे। इसके बाद हमने एक और पेपर अभी तैयार कर रखा है, जिसका हम जल्द से जल्द वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि टोटल हम आपको 3 प्रश्न पत्र देंगे। अभी ये हमारा हिंदी में पहला है, अंग्रेजी का एक आ चुका है, हिंदी में पहला है, और एक और हिंदी का आने वाला है, अभी जल्द ही आएगा। तो उसके लिए आपको वेट करना होगा और इस पर आपको अच्छा रिस्पॉन्स देना होगा, जिसलिए हम उस पेपर को लेकर आए। ये जो पेपर था आपने देख ही लिया है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। ये 4 जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कराए ना मैंने, आप इन चारों को ही तैयार कर लीजिए। इनमें से कोई ना कोई 2 आपके जरूर फंसेंगे पेपर में, क्योंकि ज्यादा क्रॉप्स आपके सिलेबस में है ही नहीं ना। 3-4 क्रॉप है जो आपको पढ़नी है, उनमें से 4 प्रश्न मैंने आपके साथ साझा कर दिए। तो इनमें से 2 तो आना अनिवार्य है भाई। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।